हाँ भाई देखिए, एनएलएम हो गया, फ्रिक्शन हो गया, अगले चैप्टर पे चलते हैं, वर्क पावर एनर्जी। द नेक्स्ट चैप्टर इज व्हाट? वर्क पावर एनर्जी। चलिए ध्यान दीजिए, देखिए अगला चैप्टर है हमारा वर्क पावर एनर्जी। अगला चैप्टर जो है वो क्या है? वर्क पावर एनर्जी। देखिए वर्क क्या है, मैंने बोला बेटा इस दीवार को खिसका दे। मेरा बालक लगा रहा दिन सुबह से लेकर शाम तक खिसका रहा खिसकी नहीं। शाम को आया, मैं तो थक गया, यहाँ पे गिरा पड़ा था, बोला मेरे को सर मेरे को 1 लाख रुपए दे दो, मैंने इतनी मेहनत की है। मैंने कहा काहे की मेहनत, वर्क तो हुआ ही नहीं, दीवार तो खिसकी नहीं। फिजिक्स में वर्क क्या है? फिजिक्स में वर्क क्या है, देखिए ध्यान दीजिए। सपोज आपके पास ये एक ब्लॉक है, ठीक है। इस ब्लॉक पे एक फोर्स लगा इधर, और ये ब्लॉक यहां से यहां डिस्प्लेस हो गया एस। ये एफ वेक्टर था। एफ वेक्टर और एस वेक्टर के बीच का एंगल कितना है? थीटा। एफ वेक्टर एस वेक्टर के बीच का एंगल कितना है? थीटा। तो फिजिक्स के अकॉर्डिंग जो वर्क होगा वो होगा एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर, बोले तो एफ एस कॉस थीटा, बोले तो एफ एस कॉस थीटा। यानी फिजिक्स के अकॉर्डिंग वर्क होने के लिए फोर्स होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, और उनके बीच का एंगल 90 नहीं होना चाहिए। आगे बात समझ में? यूनिट की अगर हम लोग बात कर लें तो फोर्स की यूनिट हो गई न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट की यूनिट हो गई मीटर, तो यूनिट कितनी हो गई? न्यूटन इंटू मीटर, और इसे हम लोग बोलते हैं जूल, जे। इसे हम लोग बोलते हैं जूल, बोले तो जे पक्की बात है, ठीक है। ध्यान दीजिए, और ये डॉट प्रोडक्ट है तो ये पक्की बात है, ये कोई डायरेक्शन तो नहीं होनी है, यानी क्या है ये? स्केलर क्वांटिटी। क्या है ये? स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। आगे बात समझ में? अभी क्या, इफ थीटा इज ग्रेटर देन 90, थीटा इज ग्रेटर देन 90, यानी थीटा 90 से ज्यादा है, तो हम लोग को पता है कॉस थीटा जो होगा वो नेगेटिव हो जाएगा, यानी जो हमारा जो वर्क है वो नेगेटिव हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, एक बॉडी थी, उस बॉडी पे mg लग रहा था नीचे, इस बॉडी को मैं उठा के यहां लेके आ गया और डिस्प्लेसमेंट हुआ ऊपर, किसी एफ फोर्स से लेके आया मैं। बट अगर मैं वर्क डन बाय ग्रेविटी की बात करूं तो वो होगा एम जी इंटू एस इंटू कॉस ऑफ 180। एम जी नीचे, डिस्प्लेसमेंट ऊपर, तो एम जी कॉस ऑफ 180, कॉस ऑफ 180 इज वॉट? -1। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी जो हो जाएगा वो हो जाएगा माइनस ऑफ एम जी एस। आगे बात समझ में? यानी थीटा अगर ग्रेटर देन 90 होगा, ग्रेटर देन 90 होगा तो कॉस थीटा नेगेटिव होगा, तो वर्क डन जो हो जाएगा वो नेगेटिव हो जाएगा। आगे बात समझ में? ठीक है, ध्यान दीजिए। अगर थीटा, इफ थीटा इज लेस देन 90, तो हम लोग को पता है कॉस थीटा जो होता है वो पॉजिटिव होगा। कॉस थीटा पॉजिटिव होगा तो जो मेरा वर्क है वो पॉजिटिव होगा। एक्यूट एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट, कॉस थीटा पॉजिटिव, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इस बार ये बॉडी है, इसका mg लग रहा है नीचे, और बॉडी यहां पहुंच गई, इस बॉडी यहां से यहां आ गई नीचे, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी की अगर मैं बात करूं, वर्क डन बाय ग्रेविटी की अगर मैं बात करूं तो हो जाएगा mg इंटू एच इंटू कॉस ऑफ 0। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी जो हो जाएगा वो प्लस एम जी एच हो जाएगा। वर्क डन बाय ग्रेविटी जो हो जाएगा वो प्लस एम जी एच हो जाएगा, ठीक है। अगर आपके पास इफ वेक्टर थीटा जो है वो 90 डिग्री है, यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री है फॉर एग्जाम्पल, तो देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कॉस 90 कितना हो जाएगा? 0, यानी वर्क डन कितना होगा उस फोर्स के थ्रू? 0। आगे बात समझ में? फॉर एग्जाम्पल, ये एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक पे कोई फोर्स एफ लगा इधर, और ये ब्लॉक यहां पहुंच गया, और ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट जो है वो सपोज एक्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है यहां पे, तो जो वर्क डन बाय ग्रेविटी जो हो जाएगा वो हो जाएगा एम जी एक्स कॉस ऑफ 90। तो यहां पे जो वर्क डन बाय ग्रेविटी हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 0। यानी थीटा ग्रेटर देन 90 वर्क डन पॉजिटिव, सॉरी नेगेटिव, थीटा लेस देन 90 वर्क डन पॉजिटिव, थीटा 90, तो जो वर्क डन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा?
0। ठीक है, समझ में आया? कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। ठीक है, चलिए बहुत ही आसान से सवाल बनते हैं यहाँ पे आपके नीट में। ठीक है, देखिए सवाल देखिए, फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई आपका नीट का पीवाईक्यू ही ले लेते हैं, कोई मिलता है तो 2 मिनट रुक जाइए। ठीक है, 2 मिनट ट्राई का। जैसे ये आपका नीट का पीवाईक्यू है, क्या बोल रहा है ये? एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग हॉरिजॉन्टल एक्स डायरेक्शन विद काइनेटिक एनर्जी 10 जूल। अच्छा, इसमें काइनेटिक एनर्जी आ गई। 2 मिनट बाद देखते हैं सवाल को। पहले प्रॉपर वर्क डन का सवाल कोई देख लेते हैं बेटा, प्रॉपर वर्क डन का सवाल देख लेते हैं। ठीक है, जैसे ये सवाल है। ठीक है, देखिए अ पार्टिकल मूव्स फ्रॉम -2i cap plus 5j cap to 4j cap plus 3k cap when a force of this is applied, how much work done by the force? ये भी आपका नीट का पीवाईक्यू है। जितने भी यहाँ ये प्रिंटेड क्वेश्चंस करवा रहा हूँ मैं, सारे के सारे आपके नीट के पीवाईक्यूज हैं। ठीक है, सारे के सारे आपके नीट के पीवाईक्यूज हैं, कोई प्रॉब्लम वाला बात नहीं है। चलिए देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पार्टिकल कहाँ है। पहले ए पॉइंट पे था, सपोज पहले कहाँ था? ए पॉइंट पे, और ए पॉइंट जो है वो है -2i कैप प्लस 5j कैप। ठीक है, यहां से वो कहां चला गया? बी पॉइंट पर, और बी पॉइंट जो हो गया वो 4j कैप प्लस 3k कैप। कितना हो जाएगा? 4j कैप प्लस 3k कैप। ठीक है, नीट पीवाईक्यू ध्यान दीजिए। ठीक है, तो आपका जो डिस्प्लेसमेंट डी वेक्टर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए बी वेक्टर, फाइनल माइनस इनिशियल होता है तो 4 माइनस ऑफ -2 कितना हो जाएगा? 6i कैप, 3 -5, 3 -5 बोले तो माइनस, अरे ये आई जे था, ये के नहीं है, ये जे है भाई, गलती हो जाती ना अभी तो यहाँ पे, ये जे ही है। ठीक है, नहीं नहीं नहीं, के ही है, सॉरी, फिर गलती, ये के ही है। ठीक है, हाँ वो के ही है, 4j प्लस 3k, तो यहाँ पे ये लोचा हो जाता अभी तो। ठीक है, जब भी ऐसा दिया हो ना, जब भी ऐसा दिया हो तो पूरा लिख लो, जब भी ऐसा दिया हो तो पूरा लिख लो, पूरा लिख लोगे तो आसान हो जाती हैं चीजें। ठीक है, कैसे? देखो एक बार, ये काटो, ये काटो, ये काटो, ये काटो, ये काटो, ये काटो, ये काटो। ठीक है, हाँ, ए पॉइंट कौन सा है? -2i कैप प्लस 5j कैप। तो जो ए पॉइंट है वो है -2i कैप प्लस 5j कैप प्लस 0k कैप। ठीक है, बी पॉइंट है 4j कैप प्लस 3k कैप। तो बी पॉइंट के लिए हम लोग बात कर लेते हैं, बी पॉइंट के लिए हम लोग बात कर लेते हैं। तो जो मेरा बी पॉइंट हो गया क्या है? 4j प्लस 3k कैप, यानी 0i कैप प्लस 4j कैप प्लस 3k कैप। ऐसे पूरा लिख लो वरना आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। आगे बात समझ में? आपका जो डिस्प्लेसमेंट है डी वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए बी वैक्टर। ठीक है, फाइनल माइनस इनिशियल, यानी 0 माइनस ऑफ -2 बोले तो 2i कैप। ठीक है, 4 माइनस 5j कैप, यानी माइनस ऑफ j कैप, 3 माइनस 0k कैप प्लस 3k कैप। आपका फोर्स कितना है? एफ वेक्टर कितना दिया हुआ है आपको? 4i कैप प्लस 3j कैप, वो दिया हुआ है 4i कैप प्लस 3j कैप प्लस 0k कैप। पक्की बात है? तो आपका जो W होगा वो होगा F वेक्टर डॉट D वेक्टर। तो कितना हो जाएगा? 4 2 8 प्लस 3 इंटू -1 बोले तो -3 प्लस 0, यानी 8 माइनस 3 बोले तो 5 जूल। तो जो आंसर है वो आपका कितना हो गया? 5 जूल। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था नीट में, बहुत ही इजी क्वेश्चन आए थे ये जो पीवाईक्यूज हैं आपके। ठीक है, और कोई क्वेश्चन देखते हैं इसका, ध्यान से देखिए फटाफट। ठीक है, और कोई क्वेश्चन है क्या इस टाइप का? चलो करते हैं इस टाइप का सवाल और देखेंगे। चलिए आगे चलते हैं, अगले सवाल पे चल लेते हैं। अगला सवाल, अब देखिए यार, इस टाइप के सवाल तो इजीली हो जाएंगे आपके, बट अगर आपको एक ऐसा सवाल करवाता हूं जिससे आपके कॉन्सेप्ट और क्लियर होंगे। ठीक है, देखिए ये आपके पास एक इंक्लाइन प्लेन है, ये आपके पास क्या है? एक इंक्लाइन प्लेन। ध्यान से देखिएगा। ठीक है, इस इंक्लाइन प्लेन पे एक ब्लॉक रखा हुआ है, इस ब्लॉक का मास जो है वो m है। ठीक है बेटा, यहां पर ये थीटा है। ठीक है, आपको हाइट दिया हुआ है सपोज h, आपको हाइट दिया हुआ है h। ठीक है, अब देखिए यहां पे सरफेस का फ्रिक्शन कोएफिशिएंट दिया हुआ है म्यू, सरफेस का फ्रिक्शन कोएफिशिएंट दिया हुआ है म्यू,
ब्लॉक यहां से चल के, ब्लॉक यहां से चल के ये यहां पहुंच गया, ब्लॉक यहां से चला और ये यहां पहुंच गया, ठीक है। तो आपको ब्लॉक बहुत छोटा सा है, आपको क्या बोला है कि आपको वर्क डन बाय क्या क्या निकालना है, आपको निकालना है वर्क डन बाय सबसे पहले ग्रेविटी, क्या निकालना है, ग्रेविटी। दूसरा आपको निकालना है वर्क डन बाय नॉर्मल। तीसरा आपको निकालना है वर्क डन बाय फ्रिक्शन। तीन चीजें निकालनी है आपको, वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय नॉर्मल और वर्क डन बाय फ्रिक्शन। समझ में आया था, ठीक है। तो देखिए ध्यान से समझिएगा बेटा, ध्यान से समझिएगा, जो ब्लॉक है वो यहां से यहां ऐसे डिस्प्लेसमेंट हुआ उसका, यहां से यहां डिस्प्लेसमेंट हुआ, और इस डिस्प्लेसमेंट को हम लोगों ने बोल दिया सपोज एस, डिस्प्लेसमेंट को बोल दिया एस, ठीक है ठीक है ठीक है। यहां पर जो आपका mg लगेगा इधर, ठीक है, आपका नॉर्मल लगेगा इधर, और आपका अभी पढ़ा हम लोगों ने फ्रिक्शन लगेगा इधर। आगे बात समझ में, फ्रिक्शन लगेगा इधर। एक बात बताइए, ये थीटा है, ये 90 है, तो ये वाला एंगल कितना होगा, 90 माइनस थीटा, तो यानी ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। तो आपको अगर किसी फोर्स के तो वर्क डन निकालना है तो कुछ नहीं करना, फोर्स देखो, डिस्प्लेसमेंट देखो, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल देख लो, फोर्स देखो, डिस्प्लेसमेंट देखो, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल देख लो, ठीक है। अभी हम लोग एक चीज बात कर लेते हैं यहाँ पे, इस वाले ट्राइंगल से हम लोग एक चीज देख लें, एक चीज देख लेते हैं। तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। देखो आपको एच गिवन है, आपको एस गिवन नहीं है, तो भाई देख लो यहां से जो साइन थीटा हो जाएगा वो हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी h बाय एस। तो यहां से जो s हो जाएगा वो हो जाएगा h बाय साइन थीटा। समझ में आया, समझ में आया, बहुत ही अच्छी बात है। तो h जो है वो हो जाएगा s साइन थीटा। देखिए ध्यान से समझ लीजिए, अब आगे देखिए, अगर मुझे वर्क डन बाय ग्रेविटी चाहिए तो mg लग रहा है ऐसे और डिस्प्लेसमेंट है ऐसे, ये डिस्प्लेसमेंट है, ये जो हो जाएगा बॉडी का रियल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो mg और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल कितना है, 90 माइनस थीटा। तो अगर मैं बात कर लूं यहां पे, ध्यान दीजिएगा, वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय ग्रेविटी, फोर्स देखना है, पक्की बात है, डिस्प्लेसमेंट देखना है, और दोनों के बीच का एंगल देखना है, दोनों के बीच का एंगल देखना है। फोर्स mg, डिस्प्लेसमेंट s, और दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, 90 माइनस थीटा। समझ में आ गई बात। तो यहां से वर्क डन बाय ग्रेविटी जो हो जाएगा mg, s कितना है, s है h अपॉन साइन थीटा कॉस 90 माइनस थीटा, साइन थीटा साइन थीटा। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, mgh। वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना हो जाएगा, mgh। अब आगे से चीज ध्यान रखना, बॉडी किसी भी पाथ से जाए, अगर वो वर्टिकली एच गिरी है तो वर्क डन बाय ग्रेविटी mgh होगा, कंजर्वेटिव फोर्स होता है। आगे बात समझ में। अगला हम लोग समझ लेते हैं वर्क डन बाय नॉर्मल। एक बार बताओ, ध्यान दो, नॉर्मल जो होगा वो कॉन्टेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, जो नॉर्मल होता है वो कॉन्टेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। तो कॉन्टेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर है तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। तब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो जो वर्क डन बाय नॉर्मल जो हो जाएगा एन एस कॉस ऑफ 90 डिग्री, यानी जो वर्क डन बाय नॉर्मल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 0। कुछ ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है। आगे बात समझ में। वर्क डन बाय फ्रिक्शन देख लेंगे बेटा, वर्क डन बाय फ्रिक्शन देखें, बॉडी किधर जा रही है, नीचे, फ्रिक्शन किधर लग रहा है, ऊपर। तो देखिए वर्क डन बाय फ्रिक्शन वो हो जाएगा, फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा, म्यू एन, पीछे की तरफ डिस्प्लेसमेंट किधर है, आगे की तरफ डिस्प्लेसमेंट है एस, और दोनों के बीच का एंगल कितना है, 180। दोनों के बीच का एंगल कितना है, 180, ठीक है। तो यहां से वर्क डन बाय फ्रिक्शन हो जाएगा म्यू, एन जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, mg cos थीटा। अरे पक्की बात है, अभी तो निकाला फ्रिक्शन, अभी तो पढ़ा। जो म्यू एन है, फ्रिक्शन जो हो जाएगा एन जो हो जाएगा, एन ऐसे लग रहा है, किसको कौन बैलेंस कर रहा होगा, mg cos थीटा। तो ये हो जाएगा फ्रिक्शन फोर्स म्यू mg cos थीटा
डिस्प्लेसमेंट ये हो जाएगा h अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस ऑफ 180। तो यहां से वर्क डन बाय फ्रिक्शन हो जाएगा माइनस ऑफ म्यू एम जी एच कॉट थीटा, यही हो जाएगा। कॉस 180 -1 होता है, माइनस ऑफ म्यू एम जी एच कॉट थीटा, ये हो जाएगा वर्क डन बाय फ्रिक्शन। तो यार जितने फोर्सेस उतने वर्क डन, जितने फोर्सेस उतने वर्क डन। फोर्स देखो, डिस्प्लेसमेंट देखो, उनके बीच का एंगल देखो, काम खत्म, वर्क डन खत्म, बवाद काट दो, मजा आ जाएगा। आगे बात समझ में। तो यहां पे ये बात तो कौन सी थी, जब फोर्स कांस्टेंट हो। ये कौन सी बात थी, जब फोर्स कांस्टेंट हो। अगर फोर्स कांस्टेंट नहीं है, फोर्स सपोज वेरिएबल है, फोर्स अगर वेरिएबल है तो वर्क डन कैसे निकालेंगे। अब यार वेरिएबल फोर्स का भी क्या सीन है, वेरिएबल फोर्स का भी ये सीन होता है, हो सकता है वो एक्स में वेरिएबल हो सकता है वाई में वेरिएबल हो सकता है जेड में वेरिएबल हो, यानी सिंगल वेरिएबल भी हो सकता है, डबल वेरिएबल भी हो सकता है और ट्रिपल वेरिएबल भी हो सकता है। आगे बात समझ में। नीट लेवल पे जनरली सिंगल वेरिएबल के सवाल आते हैं, तो सिंगल वेरिएबल वाला हम लोग पढ़ लेते हैं। सपोज एक्स में वेरिएबल है वो, ठीक है। तो देखिए अगर कोई फोर्स है, अगर कोई फोर्स है, वो फोर्स बॉडी को x1 से डिस्प्लेस कर रहा है x2 तक, और जो फोर्स है वो x में वेरिएबल है fx, ठीक है। फोर्स जो है वो fx है। तो हम लोग क्या करेंगे, छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क डन निकालेंगे, और वो हो जाएगा एफ एक्स डी एक्स, ठीक है। और उसे इंटीग्रेट कर देंगे कहां से कहां तक, x1 से x2 तक। कहां से कहां तक इंटीग्रेट कर देंगे, x1 से x2 तक। ऐसा काम करेंगे और हम लोग वर्क डन निकाल लेंगे। आगे बात समझ में। यहीं पे एक चीज, यहां पे ग्राफ में भी काम कर हो जाएगा ये चीज का, ठीक है। सपोज यहां पे आपको फोर्स दे रखा है और ये x है, और आपको इस टाइप का कोई ग्राफ दिया हुआ है, आपको इस टाइप का कोई ग्राफ दिया हुआ है, आपको वर्क डन निकालना है। तो इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा, एरिया अंडर द कर्व। अगर x1 से x2 की बात कर रहे हैं तो ये तो हो गया आपका x1, ये हो गया आपका x2। तो ये बेसिकली ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है वो आपका क्या शो कर देगा, वर्क डन। ये वाला जो एरिया है वो क्या शो कर देगा, वर्क डन। आगे बात समझ में। यानी f और x का, f और x का एरिया अंडर द कर्व जो हो जाएगा वो आपको वर्क डन शो कर देगा। क्या ये चीज समझ में आ गई, इसमें किसी भी प्रकार की कोई शंका नहीं है, ठीक है। अब देखिए इसका एक बहुत ही बेसिक सा एग्जांपल है जो सबको करवाया हुआ होता है और मोस्ट जेनरिक क्वेश्चन है, आपको उसको निकालना है। सपोज आपके पास सवाल है कि भाई आपके पास एक फोर्स है, फोर्स है 7 -2x + 3x²। क्या है फोर्स, 7, सवाल कर, सवाल कर, 7 -2x + 3x², ठीक है। ये क्या कर रहा है, ये बॉडी को शिफ्ट कर रहा है कहां पे, x = 0 मीटर से कहां लेके जा रहा है, 5 मीटर। तो वर्क डन निकालना है। तो यार पक्की बात है, जो आपका जो dw हो जाएगा वो हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स, ये एफ एक्स हो गया आपका। तो यहां से ये हो जाएगा 7 -2x + 3x² dx, और x की लिमिट कहां से कहां लग जाएंगी, 0 to 5। आगे बात समझ में। तो यहां से जो वर्क डन हो जाएगा, यहां से जो वर्क डन हो जाएगा वो हो जाएगा 7 कांस्टेंट बाहर, इसका dx का इंटीग्रेशन x लिमिट्स आर 0 to 5 -2 एज इट इज, x का इंटीग्रेशन x²/2 लिमिट्स आर 0 to 5 +3 x² का इंटीग्रेशन x³/3 लिमिट्स आर 0 to 5, ठीक है। ये गया, ये गया, ठीक है। तो यहां से जो वर्क डन हो गया वो कितना हो गया बेटा, ध्यान दीजिए, 5 - 0 7 पंजे 35, ठीक है, माइनस x², ये हो जाएगा 25 - 0 -25, और ये हो जाएगा x³ यानी 125 - 0। तो यहां से जो वर्क डन हो गया वो हो गया 135 जूल। वर्क डन क्या हो गया, 135 जूल। इस टाइप से आप वेरिएबल फोर्स के थ्रू वर्क डन निकाल लोगे, ठीक है। आई बात समझ में। इसी का नीट में एक सवाल आया था, नीट का पीवाईक्यू है इसका, वो भी देख लेते हैं। नहीं, एक मिनट रुक जाइए प्लीज, अभी तो देखा था मैंने, कहाँ चला गया।
ये आपका शायद नीट 2024 का ही सवाल है। सवाल देख लीजिए एक बार, सवाल पढ़ लीजिए, सवाल क्या कह रहा है, सवाल पढ़िए ध्यान से। सवाल क्या कह रहा है? अ फोर्स, a force 20F is equal to 20 plus 10y acts on a particle in y direction where F is in Newton and y is in meter. F is in Newton and y is in meter. Work done by this force to move the particle from y is equal to 0 to y is equal to 1 meter. नीट 2024 का पीवाईक्यू है ये। तो बेसिकली जो फोर्स इस बार y में वेरिएबल है और ये y इज इक्वल टू 0 से 1 मीटर तक ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस कर रहा है। अगर ऐसा हो रहा है भाई, ऐसा हो रहा है, तो जो वर्क डन है, सवाल करिए बेटा, सवाल करिए, साथ में करिए। तो यहां से जो डी डब्ल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ y1 टू y2 एफ वाई डी वाई। तो यहां से जो डी डब्ल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, ये कितना है 20 प्लस 10y, ये हो जाएगा 20 प्लस 10y इंटू डी वाई। और लिमिट जो चली जाएंगी वो कहां से कहां चली जाएगी, 0 टू 1। तो यहां से जो वर्क डन हो जाएगा 20 कांस्टेंट, डी वाई का इंटीग्रेशन हो गया y, लिमिट्स आर 0 टू 1 प्लस 10, y का इंटीग्रेशन हो जाएगा y स्क्वायर बाय 2 एंड लिमिट्स आर 0 टू 1। ठीक है, तो यहां से जो वर्क डन हो गया 20, ये हो जाएगा 1 माइनस 0, ये हो जाएगा 10 बाई 2 बोले तो 5, 1 का स्क्वायर माइनस दिस, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 0 1, 1 माइनस 0 1, 20 प्लस 5, यानी जो वर्क डन हो जाएगा वो हो जाएगा 25 जूल। इजी क्वेश्चन था, जो वर्क डन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 25 जूल। ठीक है, समझ में आया, इजी क्वेश्चन था। अगले सवाल पे चलते हैं, अगला सवाल और देखते हैं। और कोई वेरिएबल वर्क डन का फोर्स, वेरिएबल फोर्स का वर्क डन दे रखा है क्या, देख लेते हैं 2 मिनट। ठीक है, एक सवाल ये है, ये भी जी नहीं सॉरी नीट 2023 या 22 का सवाल है, ध्यान दीजिए फटाफट। देखिए सामने एक ग्राफ दिया हुआ है, क्या बोल रहा है, फोर्स एफ ऑन अ पार्टिकल मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन वेरीज डिस्टेंस डी एज शोन इन फिगर। एफ और एक्स का ग्राफ दिया हुआ है, एफ और डी का ग्राफ दिया हुआ है, बहुत ही अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या बोल रहा है, द वर्क डन ऑन द पार्टिकल ड्यूरिंग इट्स डिस्प्लेसमेंट ऑफ 12 मीटर। तो भाई पहले तो फोर्स 0 था, पहले तो फोर्स 0 था, फिर फोर्स यहां से ऐसे किया, तो बेसिकली मुझे ये वर्क डन चाहिए, पक्की बात है। ये 3 और ये कितना है 7, 4 4 5 6 7, तो ये हो गया 4 और ये हो गया 2। तो इसका वक्त तो एरिया अंडर द कितना हो गया 8। ठीक है, 7 से 12, 8 9 10 11 12, ये हो गया 5 और ये हो गया 2। तो इसका वर्क डन हो गया 1/2 इंटू 2 इंटू 5 बोले तो 5, 8 और 5 13, 8 और 5 13। तो जो आंसर है वो कितना है 13। कितना हलवा सवाल, अरे नीट में तो बहुत आसान सवाल आते हैं भाई। ठीक है, तो एक और सवाल हो गया हमारा 13 जूल। ठीक है, और सवाल देख लेते हैं इसके, और सवाल एक टाइप के वर्क डन के देख लेते हैं, फटाफट फटाफट, जल्दी जल्दी। स्टोरी टाइम क्यों, बीच में एक ब्रेक मिल जाएगा। और फिर नीट में एग्जाम, नीट कौन देने वाला है, हाँ चलिए समझ में आया। तो बेसिकली ये था वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। यहीं से हम लोग स्प्रिंग फोर्स के थ्रू वर्क डन भी निकाल लेते हैं, तो पहले निकाल लेते हैं, मजा आ जाएगा। तो देखिए फटाफट देखिए, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि स्प्रिंग फोर्स क्या होता है, के एक्स, यानी अगर स्प्रिंग अपनी मीन पोजीशन से एक्स डिस्प्लेस है तो स्प्रिंग फोर्स जो होगा वो कितना होगा के एक्स। ठीक है, तो अब हम लोग एक बार बात कर लेते हैं वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स। ठीक है, देखिए सुनिएगा ध्यान से। सपोज मेरे लाल आपके पास, यार थोड़ा वन शॉट है ना तो मेरे डायग्राम थोड़े रफ हैं, वरना है ना तो मेरे प्रॉपर वन शॉट देखोगे ना जो लंबे वाले होते हैं, वहां पे बहुत ही तमीज वाले डायग्राम होते हैं मेरे। ठीक है, क्या कह रही बेटा, जे वाले वीडियोस में तुम मेरे को टीज कर रही है। देखिए ये एक ब्लॉक है, ठीक है, ये यहां पर जो स्प्रिंग थी वो नेचुरल लेंथ पे थी, इस जगह पे। यहां पे स्प्रिंग जो मुझे मिली है ये इनिशियल पोजीशन है, और यहां पे ये जो है वो सपोज मैंने बोल दिया x1। मैंने क्या किया, इस स्प्रिंग को खींचा और यहां ले आया, ये इसकी फाइनल कंडीशन हो गई, और ये जो हो जाएगा वो हो जाएगा x2, ये जो हो जाएगा वो हो जाएगा x2। वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स निकालना है x1 से x2 खींचने में, कहां से कहां खींचने में, x1 से x2 खींचने में।
तो जैसे जैसे सपोज मैंने कोई इंटरमीडिएट कंडीशन मान ली, यहां ले आया, और यहां पर इस जगह पर सपोज मैं क्या किया, 2 मिनट देखिए, मैं ब्लॉक को यहां ले आया, जब मैं यहां ले आया तो ये जो है ये यहां पर x है, यहां पे लाने के बाद मैंने इसे हल्का सा डिस्प्लेसमेंट dx इधर दिया, तो स्प्रिंग फोर्स kx जो लगेगा वो पीछे लगेगा। x खींचा, x खींचने के बाद dx और खींचा, तो उस छोटे से dx के लिए kx को कांस्टेंट मान सकता हूं मैं, फोर्स लगा पीछे की तरफ, तो छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए मैंने लाल जो वर्क डन होगा dw वो होगा kx dx cos ऑफ 180, क्योंकि मैं स्प्रिंग के थ्रू निकाल रहा हूं, क्योंकि dx उधर है, स्प्रिंग फोर्स पीछे है, आगे बात समझ में, इसलिए cos ऑफ 180। तो यहां से अगर मुझे कहां से कहां के लिए निकालना है, x1 से x2 के लिए निकालना है तो मैं इंटीग्रेट कर दूं, x1 से x2 के लिए निकालना है तो मैं इंटीग्रेट कर दूं, तो यहां से वर्क डन बाय स्प्रिंग के कांस्टेंट cos 180 -1 बाहर आ गया, cos 180 -1 बाहर आ गया, x dx यानी x स्क्वायर बाय 2, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर बाय 2, लिमिट्स आर x1 से x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर, माइनस अंदर चला गया, तो वर्क डन बाय स्प्रिंग इज इक्वल टू हाफ ऑफ k x1 स्क्वायर माइनस ऑफ हाफ ऑफ k x2 स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका स्प्रिंग फोर्स के थ्रू वर्क डन। स्पेसिफिक कंडीशन अगर x1 0 है और x2 इज इक्वल टू x है, यानी जो स्प्रिंग है वो स्टार्टिंग में नेचुरल लेंथ पर थी और उसे वहां से खींच के मैं कहां लेके गया, x तक लेके गया, तो x1 को डालो 0, x2 को डालो x, तो यहां से वर्क डन बाय स्प्रिंग जो हो जाएगा वो हो जाएगा माइनस ऑफ हाफ के एक्स स्क्वायर। ये याद रखना, जनरली हमारे जो सवाल आएंगे उन सवालों में हम लोग नेचुरल लेंथ से ही खींचेंगे, ठीक है। तो वर्क डन बाय स्प्रिंग जो हो जाएगा वो हो जाएगा हाफ माइनस ऑफ हाफ के एक्स स्क्वायर, ठीक है। चलिए आगे समझ लेते हैं फटाफट। तो ये सीधा सीधा खेला था। अब हम लोग समझ लेते हैं काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम देख लेते हैं, फिर हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम देखेंगे, ठीक है। चलिए फटाफट समझते हैं, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए, देखिए हम लोग बात कर रहे हैं काइनेटिक एनर्जी, किसकी बात कर रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी। काहे नाखून चबा रही है बच्ची, ध्यान दे दो। देखिए कोई भी बॉडी अपनी स्पीड की वजह से, अपने मोशन की वजह से जो एनर्जी पोजेस करती है ना उसको काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं, समझ लो इतना सा, ठीक। ध्यान दो, यहां पर कोई ब्लॉक है, सपोज ये कोई ब्लॉक है, इस ब्लॉक का जो मास है वो m है और ये ब्लॉक इधर v वेलोसिटी से जा रहा है, तो जो इसकी काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो होगी हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर, कितनी होगी, हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर, डायरेक्ट याद रखो, काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो कितनी होगी, हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर। ऑब्वियस सी बात है स्केलर क्वांटिटी होगी, और ये पक्की बात है क्या होगा, इसका जो यूनिट होगा वो भी कितना होगा, एनर्जी ही तो है, तो जूल ही होगा, ठीक है। यहां पे जो सवाल बनते हैं आपके थोड़े से, वो बनते हैं रिलेशन बिटवीन मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो देखिए रिलेशन बिटवीन मोमेंटम एंड रिलेशन बिटवीन मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। देखो बेटा P इज इक्वल टू कितना होता है, मोमेंटम mv, ठीक है, और हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी होता है वो कितना होता है, हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से जो v है उसकी जगह मैंने लिख दिया p बाय एम, v की जगह क्या लिख दिया मैंने, p बाय एम, इसको मैंने यहां डाल दिया तो हो जाएगा 1/2 m, ये हो जाएगा p स्क्वायर बाय एम स्क्वायर, ये कट गया, ये कट गया, तो यहां से p स्क्वायर हो जाएगा 2 एम के, तो यहां से जो मोमेंटम हो जाएगा वो हो जाएगा √2 एम के। तो ये हो जाएगा आपका मोमेंटम का फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में, P इज इक्वल टू √2 एम के। समझ में आया क्या। अब इस सवाल से ना आपके रेशो वाले या परसेंटेज चेंज वाले सवाल बन जाते हैं, बहुत बनते हैं आपके एग्जाम में, रेशो वाले और परसेंटेज चेंज वाले सवाल, उन सवालों को कर लेते हैं पहले जल्दी से, ठीक है। चलिए देखिए फटाफट, तो यहाँ पे जो सवाल बनते हैं ना आपके नीट पे,
वो ये सवाल बनते हैं कि भैया रेशियो पूछ लिया जाता है या परसेंटेज चेंज पूछ लिया जाता है। अब परसेंटेज चेंज वाले सवालों में दो चीजें इंपॉर्टेंट है, या तो बाय होता है या टू होता है, बाय होता है या टू होता है। यानी अभी सपोज बाय का मतलब समझ लो, क्या समझ लो, बाय का मतलब पहले कोई चीज x1 है, पहले कोई चीज x1 है, अगर ये बोला चेंज बाय, सपोज चेंज बाय y, चेंज बाय y, तो जो फाइनल जो हो जाएगा x2 या तो x प्लस y होगा या x माइनस y होगा। बाय का मतलब डिफरेंस होता है। यानी अगर उसने बोला इंक्रीज्ड बाय y तो फाइनल हो जाएगा x प्लस y, अगर उसने बोला डिक्रीज्ड बाय y तो हो जाएगा x माइनस y। समझ में आया? तो ये तो बाय था। अगर कोई चीज है मेरे पास x1, ये बोला चेंजेस टू y, यानी फाइनल जो हो गई है वो y हो गई है। चेंजेस टू का मतलब उतना हो गया है, चेंजेस बाय का मतलब जो है वो डिफरेंस है। इंक्रीज का मतलब बड़ा होगा, डिक्रीज का मतलब ऑब्वियसली बात है कम हुआ होगा। आगे बात समझ में? चलिए कुछ सवाल करते हैं, उस सवाल को देखें। सबसे पहले सवाल क्या कह रहा है, क्या बोल रहा है, इफ काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस बाय 3% देन फाइंड द परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम। यार एक बात देखो, ध्यान दे सवाल कर। हाँ, इफ काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज बाय 3% परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम। तो देखिए यार चेंज जो है वो 5% से कम है, चेंज जो है वो 5% से कम है, तो हम लोग लॉग वाला मेथड यूज करेंगे, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूं। तो देखिए काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम में चेंज पूछा है, तो जो P है वो कितना होगा, रूट ओवर 2m के। P इज इक्वल टू कितना होगा, रूट ओवर 2m के। तो यहां से मैं लॉग ले लेता हूं, लॉग P इज प्रोपोर्शनल 2m का कोई मतलब नहीं है, तो ये हो जाएगा लॉग ओवर, जो कांस्टेंट वाली टर्म है हटा दो, कोई फर्क पड़ नहीं रहा, तो ये हो जाएगा 1/2 लॉग के, 1/2 लॉग के। ठीक है, दोनों तरफ पार्शियल डिफरेंशिएशन कर दो, तो ये हो जाएगा 1/p इंटू डेल्टा पी, तो ये होगा डेल्टा पी अपॉन p इज इक्वल टू 1/2 1/k इंटू डेल्टा के, तो ये हो जाएगा डेल्टा के अपॉन के। डेल्टा पी, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल अपॉन पी इनिशियल, तो पी फाइनल माइनस पी इनिशियल अपॉन पी इनिशियल इंटू 100 कर दूं तो हो जाएगा परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम। ये क्या हो जाएगा, परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम। डेल्टा के अपॉन के इंटू 100 कर दूं तो ये हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इंटू 100, यानी परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, ये चीज मुझे चाहिए, तो हो जाएगा 1/2 डेल्टा के अपॉन के इंटू 100%। क्या बोल रहा है, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस बाय 3%, तो इसका जो वैल्यू हो गया वो कितना हो गया 3, तो ये हो गया 1.5%। ऑब्वियसली बात है पॉजिटिव आ रहा है, यानी मोमेंटम भी बड़ा होगा। सही है, समझ में आ रहा है? अच्छा, यही था आंसर। ठीक है, अगला वाला सवाल देख लो। अगला वाला सवाल क्या कह रहा है, इफ काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज्ड बाय 100% देन फाइंड द परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम। इस बार जो परसेंटेज चेंज हो रहा है वो 5% से ज्यादा है, तो ये लॉग वाला मेथड में यूज नहीं कर पाऊंगा, हम लोग जेनरिक मेथड यूज करेंगे। क्या बोला, इफ काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज्ड बाय 100% दैट परसेंटेज चेंज, फाइंड द परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम। तो फॉर्मूला तो हमारे पास वही है, P इज इक्वल टू रूट ओवर 2m के, दोनों तरीके समझा दिए मैंने आपको। अब यार ध्यान से समझो, मैंने बोल दिया P1 अपॉन क्या, परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम चाहिए ना मुझे। ठीक है, तो यहां से इसका रेशियो निकाल लेता हूं मैं, तो ये हो जाएगा P2 बाय P1 इज इक्वल टू रूट ओवर K2 बाय K1। P2 बाय P1 इज व्हाट, रूट ओवर K2 बाय K1। ऐसी चीजों में मैं क्या करूंगा, ऐसी चीजों में मैं क्या करूंगा, दोनों तरफ सुनना -1 कर देता हूं और 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, इधर भी 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो देखो ये क्या हो गया, यहां पे ध्यान दीजिए, ये हो गया P2 माइनस P1 अपॉन P1 इंटू 100। ठीक है, यानी परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम आ गया, यही पूछा है मेरे से, परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम आ गया। यहां हो गया रूट ओवर K2 माइनस रूट ओवर K1 अपॉन रूट ओवर K1 इंटू 100। ठीक है, आगे बात समझ में? तो मुझे P2 माइनस P1 अपॉन P1 इंटू 100 यानी परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम पूछा है, मेरे पास ये आ गया। ठीक है, इसने क्या बोला, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज्ड बाय 100%। इंक्रीज्ड बाय मतलब कितना डिफरेंस आया है, चेंज 100% डिफरेंस आया है चेंज।
तो यानी अगर मैं K1 को सपोज 100K मान लूं, तो जो K2 हो जाएगा वो 200K हो जाएगा भाई। इंक्रीज बाय 100%, यानी 100 था, इंक्रीज बाय 100%, 100K और ऐड ऑन हो गया होगा, तो फाइनल कितना हो जाएगा 200K। ये वैल्यूज यहां रख दूं मैं, तो ये हो जाएगा 200K माइनस 100K अपॉन 100K इंटू 100। ठीक है भाई, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ये सब कैंसिल आउट हो गया, तो बचा √2 माइनस 1 अपॉन 1, यानी ये हो जाएगा √2 माइनस 1 इंटू 100%। √2 कितना होता है 1.414, 1.414, तो ये हो जाएगा 0.414, यानी 41.4% अराउंड पॉजिटिव, मतलब इंक्रीज हुआ होगा। आगे बात समझ में, इजी क्वेश्चन था। तो इस टाइप के आपके मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी के रिलेशन वाले सवालों में, रेशियो वाले सवालों, परसेंटेज चेंज वाले सवाल नीट लेवल पे बहुत पूछे जाते हैं। आगे बात समझ में, ठीक है। आगे समझ लेते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। देखिए वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम कुछ नहीं कहती, ये कहती है वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यानी W ऑल इज इक्वल टू डेल्टा के ई। ठीक है, यानी कुछ भी हो सकता है, वर्क डन बाय ग्रेविटी हो सकता है, वर्क डन बाय नॉर्मल हो सकता है, वर्क डन बाय टेंशन हो सकता है, वर्क डन बाय स्प्रिंग हो सकता है, वर्क डन बाय फ्रिक्शन हो सकता है। मतलब बॉडी पे जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं, उन सारे फोर्सेस के थ्रू वर्क डन का जो सम होगा वो बेसिकली उसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज के इक्वल होगा, यानी हाफ ऑफ m v फाइनल स्क्वायर माइनस ऑफ हाफ ऑफ m v इनिशियल स्क्वायर। आप इसको याद रखिएगा, आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए एक बहुत ही आसान सा सवाल करते हैं, इसका ध्यान दीजिएगा फटाफट सवाल पे। सवाल क्या कह रहा है, एक मिनट रुकिएगा प्लीज, एक मिनट रुक जाइए। देखिए आपकी स्क्रीन पर नीट का 2023 या 22 का पीवाईक्यू है सामने। देखिए सवाल क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, अ बॉडी ऑफ मास 3 kg इज अंडर अ कांस्टेंट फोर्स व्हिच कॉजेज अ डिस्प्लेसमेंट इन मीटर इन इट given by relation s is equal to 1/3 t square where t is in second, work done by the force in 2 second। 2 सेकंड में वर्क डन निकालना है आपको। एक्स और टी का रिलेशन चाहिए यार, समझ ही नहीं आ रहा ना, फोर्स दिया हुआ है कुछ नहीं दिया हुआ, कैसे करूं? आपका दिमाग खराब कि भैया फोर्स वगैरह तो दिया हुआ नहीं है, कैसे मैं काम करूं इसमें? तो देखिए एक्स इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, मेरे को एक्स से ज्यादा अच्छा लगता है, लगती है नहीं लगता है, एक्स एस से ज्यादा एक्स ज्यादा अच्छा है। तो एक्स इज इक्वल टू 1/3 इंटू टी स्क्वायर, मैं डिफ्रेंशिएट कर दूं टाइम के रेस्पेक्ट में, तो डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू 1/3 इंटू 2t, यानी जो वेलोसिटी आ गई वो आ जाएगी 2/3t। ठीक है, क्या बोला है इसने, फर्स्ट 2 सेकेंड, क्या बोला है इसने, इन 2 सेकेंड, यानी वेलोसिटी मैं देख लूं 0 सेकंड पे कितनी थी, तो यहां पे t का वैल्यू 0 डाल दो तो v इनिशियल कितना हो जाएगा 0। 2 सेकंड में वेलोसिटी कितनी थी, v फाइनल जो थी वो कितनी हो जाएगी 2/3 इंटू 2, यानी कितनी हो जाएगी 4/3 मीटर पर सेकंड। समझ में आया क्या? तो ये हो गया वेलोसिटी। अब आपके पास जो वर्क डन होगा वो हो जाएगा हाफ ऑफ m v फाइनल स्क्वायर माइनस वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दी मैंने, हाफ ऑफ m v इनिशियल स्क्वायर, तो यहां से जो वर्क डन हो जाएगा वो हो जाएगा हाफ m, मास कितना दिया हुआ है भाई 3 kg, कितना दिया हुआ है 3 kg, और फाइनल वेलोसिटी कितनी है 4/3, यानी ये हो गया 16/9 माइनस 0। वाह यार जीनियस है लड़की तू। तो यानी जो वर्क डन हो जाएगा वो हो जाएगा 8/3 जूल। तो जो वर्क डन हो गया वो कितना हो गया 8/3 जूल। बहुत ही इजी लेवल का प्रॉब्लम था। आगे समझते हैं और देखते हैं। ठीक है, एक सवाल इसको भी देख लेते हैं क्या बोल रहा है
ये वेरिएबल फोर्स के थ्रू वर्क डन का सवाल है, कर ही लेते हैं। क्या बोल रहा है ये, अ ब्लॉक, सवाल पढ़े ध्यान से, अ ब्लॉक of mass 10 kg moving in x direction with a constant speed of 10 meter per second is subjected to a retarding force 0.1 x joule per meter, f is equal to kx जैसा सवाल है, during its travel from x is equal to 20 meter to 30 meter, find its final kinetic energy। ओके ओके ठीक है, a block of 10 kg moving in x direction with a constant speed 10 meter per second during is subjected to a retarding force x is equal to f is equal to 0.1 x joule per meter during its travel from x is equal to 20 to 30 meter, फाइनल काइनेटिक एनर्जी चाहिए। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस। ठीक है, वर्क डन जो है वो क्या है भाई, ध्यान समझ लीजिए, F जो है वो कितना है 0.1x, F क्या है 0.1x, ध्यान समझ लीजिए कैसे। तो जो वर्क डन हो जाएगा W वो हो जाएगा F dx x1 से x2, और रिटार्डिंग फोर्स है इसलिए मैंने क्या मान लिया ऐसे, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल जो होगा वो कितना हो जाएगा 180, तो हो गया माइनस। ठीक है, तो यहां से जो वर्क डन आ जाएगा वो कितना आ जाएगा भाई मेरे, जो वर्क डन आ जाएगा फोर्स कितना है 0.1x, कितना है 0.1x dx, लिमिट्स आर कहां से कहां के लिए चाहिए 20 to 30 के लिए, तो ये हो जाएगा 0 पॉइंट बोले तो 1/10 एक्स स्क्वायर बाई 2, यानी 1/2 इंटू एक्स स्क्वायर, और लिमिट्स आ गई 20 से 30, तो यहां से ये हो जाएगा 1/20 मल्टीप्लाइड बाय कितना हो जाएगा बेटा 900 माइनस 400, कितना 900 माइनस 400 500, तो ये हो जाएगा 500 बटा 20, ये गया 25 जूल। ठीक है, ये हो जाएगा वर्क डन, ये हो जाएगा नेगेटिव। ठीक है, ठीक है, आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए वर्क डन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। ठीक है, आपको क्या बोला है इसने बोला है सब्जेक्टेड टू रिटार्डिंग फोर्स ड्यूरिंग ट्रैवल एक्स फ्रॉम 20 मीटर इट्स फाइनल काइनेटिक एनर्जी, तो यहां से जो काइनेटिक एनर्जी जो फाइनल हो जाएगी वो हो जाएगी वर्क प्लस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। ठीक है, ये हो गया -25 और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी कितनी, हाफ ऑफ मास कितना है 10, और इनिशियल स्पीड कितनी थी उसकी, वो भी 10 मीटर पर सेकंड यानी 100। आगे बात समझ में, कुछ बवाल हुआ भाई इसमें, पक्की बात है कुछ तो बवाल किया हमने, नहीं हुआ क्या। ठीक है, 2 पंजे 10 तो 500 माइनस 25 यानी जो काइनेटिक एनर्जी फाइनल हो जाएगी वो हो जाएगी 475 जूल। ठीक है, सही है ना भाई, देख लो एक बार, हाफ एम वी स्क्वायर 10 100 500 माइनस 25 475, तो जो आंसर आ गया वो कितना आ गया मेरा 475। इजी क्वेश्चन था, तो इसमें 2 कॉन्सेप्ट लग गए नीट लेवल पे, 2 कॉन्सेप्ट एक ही सवाल में, गजब सवाल है भाई। मतलब साथ में क्या दिया है, एक तो वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स भी दे दिया उन्होंने, और उसको वर्क एनर्जी थ्योरम में भी अप्लाई करवा दिया। ठीक है, ये कब का था 30 या 22 का कभी का होगा। ठीक है, और सवाल देखते हैं फटाफट। पावर का है नहीं, पावर ऊपर ही होंगे। ठीक है, इस सवाल को देख लेते हैं जो स्टार्टिंग में छोड़ दिया था, इस सवाल को पढ़िए फटाफट। इस सवाल क्या कह रहा है, ये सवाल क्या कह रहा है, an object moving along in x direction with kinetic energy 10 joule is displaced through the x is equal to 3 I cap meter by the force of this, the kinetic energy of the object at the end of the displacement x is okay। वही जो अभी किया वापस वही करना है, जो अभी किया वापस से वही करना है। तो चलिए इस सवाल को आप करेंगे फटाफट, देख बोर्ड पे देख कैसे करेंगे। देखिए आप क्या बोल रहा है, ये 10 जूल काइनेटिक एनर्जी उसकी इनिशियल है, x इज इक्वल टू 3i की उसका डिस्प्लेसमेंट है, फोर्स जो है वो ये है। ठीक है, तो वेरिएबल फोर्स के थ्रू वर्क डन भी नहीं है, तो बेसिकली यहाँ पे जो वर्क डन होगा पहले वो निकाल लेते हैं। तो जो वर्क डन हो जाएगा वो हो जाएगा f वेक्टर डॉट x वेक्टर, फोर्स जो है वो है -2i कैप और डिस्प्लेसमेंट है
-2 i कैप प्लस 3j कैप, डिस्प्लेसमेंट है 3 i कैप, तो i वाला हो जाएगा तो -6 हो जाएगा। तो जो वर्क डन हो जाएगा वो हो जाएगा -2 इंटू 3 प्लस -2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 0 लिख देता हूं। तो जो वर्क डन हो जाएगा वो हो जाएगा -6 जूल। तो जो वर्क डन हो जाएगा वो हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल होता है बेटा। तो जो वर्क डन हो जाएगा -6, क्या पूछा है आपको, क्या पूछा है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी पूछी है। तो यहां से जो काइनेटिक एनर्जी फाइनल हो जाएगी वो हो जाएगी W प्लस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, तो ये हो जाएगी, ये हो जाएगा -6 प्लस 10 था ना इनिशियल, तो ये हो जाएगा 4 जूल। इजी सवाल था, कितने इजी सवाल होते हैं भाई, हम लोग फालतू इतना टेंशन लेते रहते हैं। ठीक है, अगले सवाल पे, अगला सवाल देखते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम का। और कोई सवाल है क्या, और कोई PYQ है क्या, देख लेते हैं एक बार। हाँ ठीक है, ठीक है, देख लेते हैं सवाल को। ये भी आपका वर्क एनर्जी थ्योरम का ही सवाल लग रहा है मेरे को, हाँ उसी का है। देख लेते हैं, पढ़ लें सवाल को। सवाल क्या कर रहा है, ध्यान दीजिए। क्या बोल रहा है, अ कंसिडर ड्रॉप ऑफ रेन वाटर हैविंग अ मास 1 ग्राम फॉलिंग फ्रॉम अ हाइट ऑफ 1 किलोमीटर। ओ माय गॉड, 1 किलोमीटर ऊपर से गिर रही है। इट हिट्स द ग्राउंड विद अ स्पीड ऑफ 50 मीटर पर सेकंड। टेक अ g constant with a value 10 meter per second square. The work done by the gravitational force and the resistive force. Okay, okay, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। मास 1 ग्राम दिया हुआ है और आपको ग्रेविटेशन फोर्स के तो वर्क डन चाहिए। 1 किलोमीटर गिरी है वो, रेजिस्टेंस वगैरह कुछ है नहीं, फाइनल वेलोसिटी निकाल सकते हैं हम लोग। अच्छा रेजिस्टेंस है, ओके। वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस सच अ फाइनल वैल्यू, टेक अ g कांस्टेंट। ठीक है यार, हिट द ग्राउंड 50 मीटर पर सेकंड दे रखा है उसने, कोई दिक्कत वाला बात है ही नहीं। देखो ये एक ड्रॉप है, ये एक ड्रॉप है, इसका u जो है वो 0 है, ये आके यहाँ पर गिरी ग्राउंड पर, इसका जो v जो हो गया वो कितना है, 50 मीटर पर सेकंड है। कितना हाइट है इसका, कितना हाइट है भाई, 1 किलोमीटर बोले तो 1000 मीटर है। ठीक है, तो सबसे पहले तो वर्क डन बाय ग्रेविटी देख लेते हैं। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी जो हो जाएगा वो हो जाएगा mgh, पक्की बात है। तो ये हो जाएगा मास, मास कितना दिया हुआ है 1 ग्राम यानी 10⁻³ kg 10, और हाइट जो है वो 10⁻³ तो यानी वर्क डन बाय ग्रेविटी जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 10 जूल। वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना हो जाएगा 10 जूल। एक चीज तो मेरे पास आ गई। अगला मैं समझ लेता हूं, वर्क डन, वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दिया, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय एयर रेजिस्टेंस इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, पक्की बात है। वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय ग्रेविटी जो है वो पॉजिटिव है 10 है, तो वर्क डन बाय एयर निकालना है मुझे, फाइनल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ ऑफ m इंटू हाफ m, मास कितना है 10⁻³ kg, v जो हो जाएगा 50 यानी 2500, कितना हो जाएगा 2500 ही होगा, पक्की बात है। तो यार ये कितना हो जाएगा 2.5 1.25, देखो ना 10⁻² से दोनों गए, ये गया ये गया, यहाँ 10⁻1 बचा, तो हो गया 2.5 अपॉन 2, कितना हो गया 1.75। नहीं 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 नहीं, देख लो एक बार 2.5 डिवाइडेड बाय, अरे यार इतना सा नहीं कर रहे हम लोग, हाँ सही तो है, देख लो इधर 10 जूल। तो जो वर्क डन बाय एयर हो जाएगा, जल्दी बोल, 2.5 बाय 2, 2.5 बाय 2 माइनस 10, क्या हो गया 2.5 डिवाइडेड बाय 2, तो कितना हो गया 1.25 हो गया, सॉरी कितना होगा 1.25, तो 1.25 कितना हो जाएगा 8.75, यानी हो जाएगा माइनस ऑफ 8.75 जूल। क्या सही है क्या, चेक कर लो। तो आंसर जो हो गया वो हो गया माइनस ऑफ 8.75 जूल। 2.5 डिवाइडेड बाय 2 ऑब्वियसली 1.25 होगा, क्या कर रहा हूं मैं, फिजिक्स का मास्टर हूं मैं। चलिए समझ में आया, ये वर्क एनर्जी थ्योरम हो गया। ठीक है, और सवाल देखते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। देखो वर्क एनर्जी थ्योरम के कितने सारे नीट के PYQ आते हैं, है ना, बहुत सारे PYQ मैंने करवाए। तो वर्क एनर्जी थ्योरम जो है ना एक तरह से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, इसके बहुत सारे सवाल आ जाते हैं। समझ में आ गई बात, बात समझ में आई। चलिए आगे समझते हैं फटाफट, एक अच्छा सवाल करते हैं थोड़ा सा। देखिए आपके सामने एक सवाल है, सवाल क्या कह रहा है कि एक ब्लॉक है, वो
नेचुरल लेंथ पे एक स्प्रिंग है, उससे कनेक्टेड है, नेचुरल लेंथ पे जो स्प्रिंग उससे कनेक्टेड है, ब्लॉक का जो मास है वो 0.5 kg है और 1.5 मीटर पर सेकंड से वो आगे की तरफ जा रहा है। तो उसने बोला कि फाइंड द मैक्सिमम कंप्रेशन। क्या बोला उसने? फाइंड द मैक्सिमम कंप्रेशन। ठीक है, मैंने बोला ब्लॉक आगे गया 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 गया, स्प्रिंग फोर्स पीछे लग रहा है तो रिटार्ड होगा, धीरे होगा धीरे होगा धीरे होगा, और इस पर्टिकुलर पॉइंट पर कहीं पर मैंने बोला उसका वी फाइनल कितना हो जाएगा? 0। मैंने बोला ये जहां पर उसका वेलोसिटी 0 होगा वो उसका मैक्सिमम कंप्रेशन होगा, जहां पर उसका वेलोसिटी 0 होगा वहां पर उसका मैक्सिमम कंप्रेशन होगा। तो यहाँ पे वर्क एनर्जी थ्योरम लगा सकते हैं, एनर्जी कंजर्वेशन भी लगा सकते हैं, बट वर्क एनर्जी थ्योरम से करना सिखा देता हूं मैं। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय नॉर्मल प्लस वर्क डन बाय स्प्रिंग इज इक्वल टू हाफ ऑफ एम वी फाइनल स्क्वायर माइनस ऑफ हाफ एम वी इनिशियल स्क्वायर। वर्क डन बाय ग्रेविटी 0 क्योंकि ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है, नीचे डिस्प्लेसमेंट है आगे एंगल 90 डिग्री। वर्क डन बाय नॉर्मल भी 0 क्योंकि नॉर्मल फोर्स लग रहा है आगे और ग्रेविटेशन आगे डिस्प्लेसमेंट आगे, उनके बीच में एंगल 90 डिग्री। तो सिर्फ वर्क डन बाय स्प्रिंग बचा, तो ये तो हो गया 0, ये भी हो गया 0। वर्क डन बाय स्प्रिंग हो जाएगा माइनस ऑफ हाफ के एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी उसकी 0 हो जाएगी माइनस ऑफ हाफ एम वी इनिशियल स्क्वायर माइनस हाफ गया, तो यहां से जो k है वो कितना है? 50। आपको क्या पूछा है? एक्स स्क्वायर पूछा, एक्स पूछा है, तो जो x हो जाएगा वो हो जाएगा m बाय के इंटू वी इनिशियल। ठीक है, मास कितना दिया हुआ है? x हो गया, मास दिया हुआ है 0.5, k कितना दिया हुआ है? 50, वी इनिशियल कितना दिया हुआ है? 1.5। ठीक है, तो क्या हो गया? ये क्या हो गया? 0.5 अपॉन 50, 5 बाय 500, 1 बाय 100 यानी 1 बाय 10 यानी 1.5 अपॉन 10 यानी हो जाएगा 0.15। ये हो जाएगा इसका मैक्सिमम कंप्रेशन, x इज इक्वल टू 0.15 मीटर। तो ये था आपका वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक है, चलिए आगे हम लोग समझते हैं, अब पोटेंशियल एनर्जी से खेलेंगे। चलिए अब समझते हैं पोटेंशियल एनर्जी, अब समझते हैं हम लोग पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी से समझने से पहले हम लोग एक चीज समझ लेते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। देखिए कंजर्वेटिव फोर्स क्या है? अगर किसी फोर्स के थ्रू अगर वर्क डन हो रहा है और पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा है, वो पाथ डिपेंडेंट नहीं है, तो उसे हम लोग बोलेंगे कंजर्वेटिव फोर्स। आगे बात समझे? फॉर एग्जांपल ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया, ये सब कंजर्वेटिव फोर्स हैं। यानी अगर किसी फोर्स के थ्रू वर्क डन पाथ डिपेंडेंट नहीं है, पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा, सिर्फ इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे डिपेंड कर रहा है, तो ये जो वर्क डन है, सॉरी ये जो फोर्स है वो क्या है? कंजर्वेटिव फोर्स। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या है? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स वो है अगर किसी फोर्स के थ्रू बेसिकली जो वर्क डन है वो पाथ पे डिपेंड कर रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। फॉर एग्जांपल फ्रिक्शन हो गया, एयर रेजिस्टेंस हो गया, एटसेट्रा। ठीक है, अब पोटेंशियल एनर्जी का खेला देख लेते हैं, ध्यान दीजिए। पोटेंशियल एनर्जी, जनरली हम लोग को डेफिनेशन दे दी जाती है कि सिस्टम में सारे पार्टिकल्स का पोजीशन डिसाइडेड है, फिक्स्ड है, या कुछ मेंटेन करके बैठे हुए हैं, तो उसकी वजह से वो जो एनर्जी स्टोर करके बैठे हुए हैं उसको हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। हमेशा महीने देखना है, इधर देख ले, बीच बीच में देख लिया उधर, आगे बात समझ में? ठीक है, बट बेसिकली आपको मेनली चीज जो फाइंड याद रखना है वो याद रखना है ये कि यू फाइनल माइनस यू इनिशियल इज इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। क्या याद रखना है? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज व्हाट? माइनस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बात समझ में? ठीक है, यहीं से हम लोग दो चीज निकाल लेते हैं, एक निकालते हैं स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी और एक निकालते हैं हम लोग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, फॉर्मूला क्या याद रखना है? यू फाइनल माइनस यू इनिशियल इज इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, अभी हम लोग बात करते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की। किसकी बात करते हैं? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी की हम लोग बात करें, सपोज ध्यान दीजिएगा ये एक पार्टिकल है जिसका मास m है। ठीक है, ये अभी h इनिशियल पर है। ठीक है, mg नीचे लग रहा है और ये सपोज यहां आ गया है, ये हो गया h फाइनल, ये हो गया h फाइनल। ठीक है, तो हम लोग फॉर्मूला बात करें, u फाइनल
माइनस यू इनिशियल इज इक्वल टू वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। यहाँ पे कंजर्वेटिव फोर्स कौन सा है, mg, ठीक है। तो यहाँ पर u फाइनल माइनस यू इनिशियल इज इक्वल टू माइनस, सॉरी माइनस भी तो आता है, mg लग रहा है नीचे, डिस्प्लेसमेंट इतना है, ये एच आई ये एच एफ, तो इसका नीचे की तरफ जो डिस्प्लेसमेंट हो गया वो हो गया एच आई माइनस एच एफ, पक्की बात है। तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट एच आई माइनस एच एफ इंटू कॉस ऑफ 0 डिग्री, इंटू कॉस ऑफ 0 डिग्री, ठीक है। यानी यू फाइनल माइनस ऑफ यू इनिशियल इज इक्वल टू एम जी एच फाइनल माइनस ऑफ एम जी एच इनिशियल। समझ में आ गया, समझ में आ गया, ध्यान समझ में ये बात है, ठीक है। तो ये है आपका पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस, ठीक है। तो ये है आपका एम जी एच फाइनल माइनस एच इनिशियल, ठीक है। अभी समझो कुछ ऐसा, अगर मैं एच इनिशियल को ग्राउंड जीरो ले लूं, क्या करूं मैं, एच इनिशियल को ग्राउंड जीरो ले लूं, मैंने बोला लेट एच इनिशियल इज इक्वल टू, कहां ले लिया मैंने, सपोज उसे ग्राउंड जीरो ले लेता हूं, ठीक है। या फिर नीचे ले लूं क्या, एच फाइनल जीरो ले लेता हूं, एच फाइनल जीरो ले लेता हूं, ठीक है। छोड़ दो इधर, ऐसा उल्टा कर देता हूं, ठीक है। देखो अबे क्या हो गया ये, ऐसा, हाँ ध्यान दो, मैंने मान लिया लेट एच इनिशियल इज इक्वल टू एच इनिशियल इज इक्वल टू एच, ठीक है, एंड एच फाइनल इज इक्वल टू व्हाट, 0, ठीक है। इसी को मैंने बोल दिया ग्राउंड जीरो, ठीक है। तो यहां से एच इनिशियल एच माना मैंने, तो वहां पे मैंने यू इनिशियल मान लिया यू, और वहां पे मैंने मान लिया यू फाइनल इज इक्वल टू व्हाट, 0। क्या मान लिया मैंने, यू फाइनल माइनस यू फाइनल इज इक्वल टू 0। ये हो गया मेरा रेफरेंस। यानी जहां पे मैं ग्राउंड जीरो ले रहा हूं वहां पर पोटेंशियल एनर्जी में कितनी मान रहा हूं, 0, ठीक है। तो एच इनिशियल एच फाइनल क्या हो गया बेटा मेरा, एच यू फाइनल मेरा हो गया 0 माइनस यू इनिशियल कितना हो गया, यू इज इक्वल टू एम जी एच फाइनल मेरा कितना है 0 माइनस एम इनिशियल कितना है एच। तो यानी यू कितना हो जाएगा एम जी एच, समझ में आ गया, यू कितना हो जाएगा एम जी एच, समझ में आया ना। एच फाइनल मेरा 0 है, ठीक है। तो यू फाइनल भी मेरा कितना है 0, एच इनिशियल मेरा एच है, तो यू इनिशियल को मैंने मान लिया यू, ठीक है। तो यू इनिशियल हो गया 0, यू फाइनल हो गया, सॉरी यू फाइनल हो गया मेरा 0, यू इनिशियल हो गया यू, एच फाइनल हो गया मेरा 0, एच इनिशियल हो गया एच। तो यहां से यू जो हो गया वो कितना हो गया एम जी एच। यानी जब मैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात करूं तो मैं ग्राउंड जीरो डिफाइन करूंगा, उस ग्राउंड जीरो पर मैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को मैं क्या मान के चलूंगा 0, उससे एच हाइट ऊपर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी एम जी एच, और उससे डी डेप्थ नीचे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी माइनस एम जी डी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ग्राउंड जीरो पर 0 पे, ग्राउंड जीरो पर 0 होगी, ठीक है। यानी फ्रॉम ग्राउंड जीरो एच हाइट अबव एम जी एच, स्पेलिंग यही होती है, डी है ना, डी ई पी, डी डेप्थ बिलो माइनस ऑफ एम जी डी, ये हमारा रेफरेंस होगा, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी का बात कर लूं, ऐसे ही अगर मैं स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी का बात कर लूं, तो ध्यान से समझिए, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। हाँ, वही चीज मैं यूज करता हूं, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल इज इक्वल टू वर्क डन बाय माइनस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स जो स्प्रिंग फोर्स है उसका वर्क डन मैं निकाल चुका हूं, वहां से अगर मैं सॉल्व करूंगा
तो जो u हो जाएगा वो हो जाएगा हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर। कितना हो जाएगा? u इज इक्वल टू हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर। कब? ये चीज हम लोग तब लिख सकते हैं सिर्फ when we assume a spring potential energy is 0 at natural लेंथ। समझ में आया? यानी सिर्फ और सिर्फ ये चीज हम लोग कब मान सकते हैं? जब हम लोग ये मान के चलते हैं कि स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी नेचुरल लेंथ पे कितनी है? 0। यानी कि स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पर है, उससे चाहे वो एक्स कंप्रेस्ड हो चाहे वो एक्स एक्सपेंडेड हो, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी कितनी होने वाली है? हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब यहीं से हम लोग एक एनर्जी कंजर्वेशन सीख लेते हैं, फिर पोटेंशियल एनर्जी और फोर्स के रिलेशन के बिहाफ पे थोड़े काम और करेंगे। आगे बात समझ में? तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं एनर्जी कंजर्वेशन। देखिए, देखिए अभी क्या है एनर्जी कंजर्वेशन की, अगर मैं बात करूं, सिस्टम है, सिस्टम में जो सारे के सारे फोर्सेस है कंजर्वेटिव है, कोई भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है जो कि एनर्जी को लॉस करे। समझ में आया? यानी इफ ऑल फोर्सेस, इफ ऑल फोर्सेस, ध्यान है तेरा, आर कंजर्वेटिव देन टोटल मैकेनिकल एनर्जी जो रहती है वो क्या रहती है? कंजर्व रहती है। यानी मैकेनिकल एनर्जी क्या? सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। यानी कोई भी घटना हो रही है तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। ये वाला हम लोग कॉन्सेप्ट यूज करेंगे और सवाल करेंगे। आगे बात समझ में? यानी अगर सिस्टम में फ्रिक्शन नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है फ्रिक्शन नहीं है, अगर फ्रिक्शन नहीं है तो आंख बंद करके हम लोग एनर्जी कंजर्वेशन जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ही इजी सा सवाल करते हैं इसका एक। ठीक है, ध्यान समझिएगा, ध्यान दीजिए। सपोज आपके पास ये एक सिस्टम है, ये एक सिस्टम है, ठीक है, यहां ये एक ब्लॉक है जिसका मास m है, ये एक स्प्रिंग है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट k1 है, ये दूसरी स्प्रिंग है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट k2 है, और अभी ये जब यहां पर था, यहां पर होता तो ये दोनों स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ होती, बोले तो मीन पोजीशन हो जाती, दोनों स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ होती बोले तो मीन पोजीशन हो जाती। अभी इनिशियली मैंने इसे मीन पोजीशन से एक्स खिसका के यहां पे पकड़ रखा है और इसका वी इनिशियल कितना है? 0। जैसे ही मैंने छोड़ा ये फटाक से आगे भागेगा, जब वो यहां पहुंचेगा तब इसका वी फाइनल जो होगा वो होगा वी, और वी मुझे फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? वी फाइंड करना है। ये इनिशियली यहां है, ये इनिशियली यहां है, जैसे ही छोड़ा फटाक से इधर भागा, जैसे यहां पहुंचा तो आपको वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो एनर्जी कंजर्वेशन लगा दो, फ्रिक्शन वगैरह कुछ नहीं दिया हुआ है, यानी टोटल इनिशियल एनर्जी इज इक्वल टू टोटल फाइनल एनर्जी। बोल, कुछ कह रही है? एसएचएम में करवाया था, टाइम पीरियड निकलवाया था, ठीक है, ये अलग है। तो यहां पे देखो, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। इनिशियली रेस्ट में तो काइनेटिक एनर्जी 0, स्प्रिंग एक्सपेंडेड हो या कंप्रेस्ड हो, पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर होने वाली है। ये वाली स्प्रिंग एक्स कंप्रेस्ड है, वाली स्प्रिंग नेचुरल लेंथ से एक्स एक्सपेंडेड है, तो इसकी स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी हाफ ऑफ k1 एक्स स्क्वायर और उसकी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी हाफ ऑफ k2 एक्स स्क्वायर। ये चीज समझ में आ गई? तो इनिशियली हाफ ऑफ k1 एक्स स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ k2 एक्स स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ गया? जैसे वो यहां पर पहुंचा तो उसको वेलोसिटी मिल गई है v, तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ ऑफ m v स्क्वायर।
दोनों स्प्रिंग्स नेचुरल लेंथ पर आ गई हैं तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। जब जीरो हो जाएगी तो उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी तो एक ही लेवल पे काम हो रहा था, तो लेने का मेरे को जरूरत है नहीं। ठीक है, ये गया, ये गया, ये गया, तो यहां से एक्स स्क्वायर ये हो गया k1 प्लस k2 इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर। तो यहां से जो v आ जाएगा वो आ जाएगा k1 प्लस k2 अपॉन m रूट ओवर x। सही है क्या? प्लीज एक बार चेक कर लो। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका स्पीड जब वो नेचुरल लेंथ पर आ गया। समझ में आया क्या बेटा? चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल ये है, ध्यान दीजिए कि एक रिजिड रॉड है, उसके ऊपर एक और रॉड लगी हुई है, एक स्प्रिंग है जिसकी नेचुरल लेंथ कितनी है h, स्प्रिंग से कड़ी बंधी हुई है और वो कड़ी इस वाली रॉड पर मूव कर सकती है। कड़ी समझते ना, पर्दे की कड़ियां जो ऐसे ऐसे मूव करती हैं। स्प्रिंग का नेचुरल लेंथ कितना है h, स्प्रिंग का नेचुरल लेंथ कितना है h। अभी स्टार्टिंग में सपोज ऐसा मान के चलो कि जो स्प्रिंग थी वो ऐसे थी, ठीक है, कड़ी यहां पे थी और स्प्रिंग ऐसे थी, ये नेचुरल लेंथ है, यहां पे कुछ नहीं है। अगर स्प्रिंग को मैंने खींचा और यहां ले आया, ये एंगल 37 डिग्री है और यहां पे पकड़ रखा है, इनिशियल जीरो है, यहां पे छोड़ा तो खटा के भागती हुई इधर आएगी। जब वो यहां पर पहुंचेगी तब उसका स्पीड v फाइंड मुझे करना है, तब मुझे उसका v स्पीड फाइंड करना है। आगे बात समझ में? ठीक है, तो देखिए बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, यहाँ पे भी एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकता हूँ। ये इनिशियल कंडीशन हो गई और ये फाइनल कंडीशन होगी। स्प्रिंग का नेचुरल लेंथ कितना है h, स्प्रिंग का नेचुरल लेंथ कितना है h। अगर इस पूरी लेंथ को मैं कुछ मान लू, छोड़ो h है, स्प्रिंग को यहां लेके गया तो स्प्रिंग कुछ एक्सपेंड हो गई होगी। मैंने बोला ये वाला जो टोटल लेंथ हो गया वो h प्लस एक्स हो गया, यानी अगर मैंने इस रिंग को इधर ले गया तो स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ से कितना एक्सपेंड हुई है x। तो ये टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी h प्लस एक्स। समझ में आ गया? यहां से मैं बात कर लूं पहले cos 37 क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, cos 37 बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस हो जाएगा h प्लस एक्स। cos 37 कितना होता है 4/5, तो ये हो जाएगा 5h इज इक्वल टू 4h प्लस 4x। तो यहां से हो जाएगा h इज इक्वल टू 4x, तो यहां से जो x हो जाएगा वो हो जाएगा h/4, यानी स्प्रिंग कितनी एक्सपेंड हुई होगी h/4। अब यार इस कंडीशन और इस कंडीशन के बीच में एनर्जी कंजर्वेशन लगा दूं, इसी को मैं ग्राउंड जीरो बोल दूं तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में तो कोई चेंज आएगा नहीं, सिर्फ स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होएगा। वो इनिशियल कंडीशन हो गई और ये फाइनल कंडीशन हो गई। तो यहां पर क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। वहां पर इनिशियली वो रेस्ट में थी तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई, जीरो। बट स्प्रिंग जो है वो अपनी नेचुरल लेंथ से x एक्सपेंडेड थी, तो पोटेंशियल एनर्जी जो हो जाएगी वो हो जाएगी हाफ ऑफ k x स्क्वायर। यहां पहुंच गया तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ एम वी स्क्वायर, बट स्प्रिंग जो है अपनी नेचुरल लेंथ पे आ जाएगी तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, जीरो। स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी ग्राउंड जीरो पे, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का मुझे लेना देना नहीं है। तो यहां से जो v स्क्वायर हो जाएगा वो हो जाएगा k/m इंटू एक्स स्क्वायर, तो जो v हो जाएगा वो हो जाएगा रूट ओवर k/m इंटू एक्स। तो यहां से हो जाएगा v इज इक्वल टू रूट ओवर k/m और x जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा h/4। समझ में आया? समझ में आया? तो ये हो जाएगा h/4 रूट ओवर k/m। ठीक है, तो ये एनर्जी कंजर्वेशन का अच्छा सा क्वेश्चन था। एक और सवाल देखते हैं एनर्जी कंजर्वेशन पे, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। आपके पास एक सिंपल पेंडुलम था जिसका लेंथ l था, वो ऐसे ग्रेविटी रीजन में लटका हुआ है। मैंने क्या किया, उसको यहां पे ले आया, 60 डिग्री पे छोड़ दिया, तो यहां पर उसका इनिशियल वेलोसिटी जो है, ये इनिशियल कंडीशन हो गया, v इनिशियल कितना है 0। ये ऐसे करता 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 यहां आएगा और इसका v फाइनल मुझे फाइंड करना है। समझ में आ गया? v फाइनल मुझे फाइंड करना है। तो देखो बेटा, इस पॉइंट को मैंने बोल दिया ग्राउंड जीरो, इस पॉइंट को मैंने बोल दिया ग्राउंड जीरो। एक बात बताओ, ये l है तो ये कितना हो जाएगा l cos 60, बोले तो l/2। ये टोटल कितना है l, तो ये भी कितना हो जाएगा l/2। यहां से लेके यहां तक मैं एनर्जी कंजर्वेशन लगा दूं, क्योंकि फ्रिक्शन वगैरह तो है नहीं, कोई एनर्जी को लॉस करेगा नहीं। तो यहां पर ये ग्राउंड जीरो से कितना ऊपर है l/2, ग्राउंड जीरो से कितना ऊपर है l/2। तो वहां से जब वो वहां पहुंचेगा तो एनर्जी कंजर्वेशन लगा रहा हूं, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल
इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। वहां पर जब वो था तो काइनेटिक एनर्जी 0, पोटेंशियल एनर्जी mgh, यानी ग्राउंड जीरो से L/2 पर है तो कितना हो जाएगा mg L/2। जब वो लोएस्ट पॉइंट पे पहुंचा तो काइनेटिक एनर्जी, मास अगर v है, सॉरी m है, वेलोसिटी v है, तो हाफ mv स्क्वायर। ग्राउंड जीरो पर आगे तो ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी 0। गया 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 गया, तो जो v हो जाएगा वो कितना हो जाएगा √2gl। दिस इज द आंसर। समझ में आया क्या? समझ में आया एनर्जी कंजर्वेशन लगाना? चलो पोटेंशियल एनर्जी से और खेलते हैं। देखिए अगला सवाल क्या बोल रहा है, नीट का पीवाईक्यू है। देखिए एन ऑब्जेक्ट फॉल्स फ्रॉम हाइट 10 मीटर above the ground. After striking the ground, it loses the 50% of its kinetic energy. The height up to which the object can rebound from the ground is. यार समझो, देखो ये ग्राउंड है, ये क्या है ग्राउंड, यहां पे एक पार्टिकल है, ये हाइट सपोज मैंने बोल दिया h है ना, तो यहां पर रेस्ट में है तो पोटेंशियल एनर्जी mgh और काइनेटिक एनर्जी 0। ठीक है, सुनना यहां पे, जब ये जस्ट यहां पहुंचा, जस्ट टकराने से पहले की बात कर रहा हूं मैं, जस्ट टकराने से पहले की बात कर रहा हूं, तो यहां पर एनर्जी कंजर्व रहेगी, एनर्जी कंजर्व रहेगी। तो जब ये यहां पहुंचा तो भाई देखो पोटेंशियल एनर्जी तो कितनी हो जाएगी 0 और काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी इसकी कुछ ना कुछ। एनर्जी कंजर्व रहेगी तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी mgh। पक्की बात है। जब ये टकराया तो टकराने के बाद जब ये ऊपर उछला तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है अब mgh/2 कितनी है mgh/2। ठीक है, और मैंने बोला ये यहां कहीं पहुंच गया, ये जो हाइट है वो कितनी है x, और यहां पर इसका वेलोसिटी कितना हो गया 0, तो यहां पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी तो कितनी हो जाएगी mgx और काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी 0। काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी 0 और यहां पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी 0। आगे बात समझ में? तो एनर्जी कंजर्वेशन लगा दो, टोटल एनर्जी यहां पे इज इक्वल टू टोटल एनर्जी यहां पे, यानी mgh/2 इज इक्वल टू mgx। पक्की बात है, यानी mgh/2 इज इक्वल टू mgx, यानी x जो हो जाएगा वो हो जाएगा h/2, बोले तो 5 मीटर। हलवा सवाल था, कुछ नहीं करना, दिमाग लगाना है। कहता हो जाएगा 5 मीटर, कुछ नहीं करना। आगे बात समझ में? आगे समझते हैं। अरे वो सब करते रहो, क्या मतलब है। ठीक है, एक और सवाल है पोटेंशियल एनर्जी का, फटाफट देखे क्या बोल रहा है। ये भी नीट का पीवाईक्यू, जितने प्रिंटेड क्वेश्चन है सारे नीट के पीवाईक्यू है भाई, इजी होते हैं ना। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ लॉन्ग स्प्रिंग व्हेन स्ट्रेच्ड बाय 2 सेंटीमीटर इज u। व्हेन स्ट्रेच्ड बाय, क्यों इजी होते हैं। The potential energy of a long spring when stretched by 2 centimeters u. If the spring is stretched by 8 centimeter, potential energy is stored. अब देखो यार u क्या होता है, ध्यान दो, u क्या होता है हाफ ऑफ k एक्स स्क्वायर। आप स्प्रिंग को काट रहे हो, फोड़ रहे हो, तोड़ रहे हो, नहीं कर रहे ना, तो k तो चेंज होगा नहीं, यानी u इज प्रोपोर्शनल टू कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यानी u1 अपॉन u2 इज इक्वल टू x1 का स्क्वायर। क्या बोला है इसने, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द लॉन्ग स्प्रिंग व्हेन स्ट्रेच बाय 2 सेंटीमीटर, यानी कंप्रेशन स्ट्रेच है उसका 2 सेंटीमीटर इज u। तो u1 तो हो गया u, u2 u लिखा मैंने, x1 हो गया, x1 हो गया 2। अगली बार कितना उसने स्ट्रेच किया है 8 का स्क्वायर, यानी u बाय u2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/4 का स्क्वायर, बोले तो 1/16, यानी यहां से u2 कितना हो जाएगा 16u। ऐसा ही कुछ है क्या? अब फिर बोलते हैं यार नीट के टफ क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला क्या कह रहा है, अपन चलो इस सवाल को देख लेते हैं, थोड़ा दमदार लग रहा है मेरे को। कर मेरी लाल कर थोड़ा सा। हाँ, क्या कह रहा है, a particle is released from the height s from the surface of the earth। ठीक है, at a certain height its kinetic energy ठीक है it's 3 times the potential energy। ठीक है यार, ऐसा कुछ है, ऐसा इसने कुछ बोला है। यहां पर ये ग्राउंड जीरो माना, ये जो है s है। ठीक है, हाँ, क्या बोला इसने, a particle is released from height, यानी यहां पर इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है 0, क्योंकि उसने रेस्ट से वहां पे ड्रॉप किया है।
ठीक है। एट अ सर्टेन हाइट इट्स काइनेटिक एनर्जी इज 3 टाइम्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। मैंने बोला यहां पर कहीं पे मैंने मान लिया, और ये मैंने बोल दिया x। यहां पर क्या बोला इसने, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ u। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ u मैंने बोल दिया, ठीक है। आगे बात समझ में, स्पीड पूछी इसने, तो यार ये पॉइंट हो गया, इस पॉइंट को मैंने बोल दिया a पॉइंट, और इस पॉइंट को मैंने बोल दिया b पॉइंट। यहाँ पे इसका स्पीड v है, यहाँ पे इसका स्पीड v है, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी एट a प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट a इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट b प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ b। लिख सकता हूं, लिख सकता हूं। देखिए a पर रेस्ट रहता तो काइनेटिक एनर्जी 0, पोटेंशियल एनर्जी mgs, b पर पहुंचा, b पर पहुंचा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी जो हो जाएगी वो हो जाएगी 3u प्लस पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी u। पक्की बात है, अरे यहां पर काइनेटिक एनर्जी ने बोला ना 3u, और पोटेंशियल एनर्जी कितनी है वहां पर u, ऑब्वियसली बात है। तो यहां से जो u हो जाएगा mgs बाय 4। पोटेंशियल एनर्जी पूछी थी क्या उसने, हाँ क्या पूछा था उसने, स्पीड पूछी है, स्पीड पूछी है। तो u जो हो जाएगा कितना हो जाएगा mgs बाय 4, और इसको मैं लिख सकता हूं, यहां पर अगर वेलोसिटी पूछी ना सबसे पहले तो द स्पीड ऑफ द पार्टिकल, ये हो गया u, ठीक है। अब देखो mg पोटेंशियल एनर्जी मेरे पास आ गई mgs बाय 4, यहां तो लिख के छोड़ दिया मैंने, ठीक है। वहां पर जो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी, वहां पर जो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 3u। काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ ऑफ m v स्क्वायर इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी mgs बाय 4, ठीक है भाई। m गया 2 से 2 गया, तो जो v हो जाएगा वो हो जाएगा 3s बाय 2, v हो जाएगा, हाँ ये भी है ना 3gs बाय 2, ठीक है। तो ये तो आ गई इसकी स्पीड, क्या पूछा इसने, ये तो हो गई उसकी स्पीड, स्पीड आ गई, ये आ गई उसकी, ये तो स्पीड आ गई। ये मेरे पास यहां पर उसका पोटेंशियल एनर्जी आ गया mgs बाय 4, और u जो होगा यहां पर जो मैंने u निकाला है वो कितना होना चाहिए mgs बाय 4 इज इक्वल टू mgx होना चाहिए, गया 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 गया, तो जो x हो जाएगा वो कितना हो जाएगा s बाय 4। तो ऑब्वियस सी बात है जो हाइट हो जाएगी s बाय 4, और जो v हो जाएगा वो कितना हो जाएगा √3g s बाय 2। इजी क्वेश्चन था ये भी, ठीक है, ठीक है। चलो हाँ, इस सवाल को देख लेते हैं, ये को सवाल देखें, क्या चाहिए थे को, जाओ तो, हाँ क्या बोल रहा है ये, अ ब्लॉक ऑफ मास m इज अटैच्ड टू द लोअर एंड ऑफ द वर्टिकल स्प्रिंग, द स्प्रिंग इज हंग फ्रॉम अ सीलिंग and has force constant of value k. The mass is released from the rest with the spring initially unstretched. The maximum extension produced and the length of the spring will be in the length of the spring will be, ठीक है। यानी यहां पर क्या था भाई, यहां पर ये स्प्रिंग वर्टिकल स्प्रिंग थी यहां पर, ठीक है। एकदम से मैंने यहां पर नेचुरल लेंथ है ये इसकी, ये अभी यहां पर इसकी नेचुरल लेंथ है, आगे बात समझ में, ठीक है। इसको रिलीज किया मैंने, तो ये नीचे आया नीचे आया नीचे आया, मैंने बोला वो यहां से x नीचे आ गया, और यहां पर उसका v हो गया 0, तो यही इसका मैक्सिमम एक्सपेंशन होगा, यही इसका मैक्सिमम एक्सपेंशन होगा। तो ये तो होगी इसकी इनिशियल कंडीशन, और ये होगी इसकी फाइनल कंडीशन, और इसको मैंने बोल दिया ग्राउंड जीरो बोल दिया इसको मैंने, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल, ये तो 0 है। वहां पर स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पे तो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी 0, और वहीं पर ग्राउंड 0 लिखा मैंने तो ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी भी 0। वो पहुंच गया यहां पर रेस्ट में है, तो काइनेटिक एनर्जी 0, ग्राउंड 0 से x नीचे आ गया है, तो पोटेंशियल एनर्जी माइनस ऑफ mgx, और स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर। आगे बात समझ में, तो यानी यहां से हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू mgx गया गया,
तो यहां से जो x आ जाएगा वो आ जाएगा m 2 mg/k, कितना आ जाएगा 2 mg/k। तो फर्स्ट ऑप्शन 2 mg/k इसका आंसर है। कुछ नहीं करना था, एनर्जी कंजर्वेशन लगाना था। अगला सवाल क्या कह रहा है ये? पावर का है? नहीं, पावर का है। पावर, पावर के सवाल बचे अब तो। ठीक है, ठीक है, आगे समझते हैं। अब थोड़ा सा एनर्जी कंजर्वेशन समझ में आ गया, पोटेंशियल एनर्जी समझ में आ गई। अब पोटेंशियल एनर्जी से खेलते हैं थोड़ा सा। क्या करते हैं, थोड़ा सा पोटेंशियल एनर्जी से खेल लेते हैं। ठीक है, खेलें? चलो पोटेंशियल एनर्जी से खेलें, आओ। देखो यार, कहाँ गया एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी कहाँ पढ़ाई थी मैंने? 2 मिनट रुक जाओ, कोई ऊपर नीचे हो गया भाई मामला। कोई बात नहीं, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। हाँ, चलिए समझें। हाँ, बोले, कुछ बोले। अब देखिए, टॉपिक है रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी एंड कंजर्वेटिव फोर्स। कैमरा देख लो। रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी एंड कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, ठीक है। तो साहब सुनिएगा ध्यान से, इस रिलेशन को आप सीधा याद रखिए, सीधा याद रखिए। देखिए, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल जो आया था वो कितना आया था मेरा? माइनस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स आया था, माइनस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स आया था। तो वहीं से डी यू इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर आया था। ये आया था यू फाइनल माइनस यू इनिशियल इज इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स अगर वेरिएबल फोर्स है तो जो वर्क डन हो जाएगा कितना हो जाएगा? एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, अगर फोर्स जो है वो आर का फंक्शन है तो। ठीक है, तो यहां से बोलते हैं, यहाँ कहीं और से बोलते हैं, देख लें। तो यहां से कंजर्वेटिव फोर्स जो हो जाएगा वो हो जाएगा माइनस ऑफ डी यू बाय डी आर। क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ डी यू बाय डी आर। यानी कंजर्वेटिव फोर्स जो हो जाएगा एफ सी, वो हो जाएगा माइनस ऑफ डी यू बाय डी आर। यहां पर हेयर u जो है वो फंक्शन ऑफ r है। अगर x का फंक्शन है तो माइनस ऑफ डी यू बाई डी एक्स, y का है तो माइनस ऑफ डी यू बाई डी वाई, z का है तो माइनस ऑफ डी यू बाई डी जेड। मगर सिंगल वेरिएबल की मैं बात कर रहा हूं, यहाँ पर मैं सिंगल वेरिएबल की बात कर रहा हूं। बट अगर सिंगल वेरिएबल में काम ना हो, सिंगल वेरिएबल में काम ना हो तो कैसे करेंगे वो भी मैं बता देता हूँ। पर यहीं से एक सवाल आया था आपका, वो सवाल देख लेता हूँ मैं, मिल जाएगा मेरे को 2 मिनट को। भी ए अपॉन आर का रिलेशन आया था कहीं से, ये देखो, ये देखो क्या बोल रही है, इक्विलिब्रियम। ठीक है, इक्विलिब्रियम की कंडीशन देख लेते हैं, समझिएगा। देखिए, यहीं से समझते हैं, इसी जगह से। जो एफ आया कंजर्वेटिव फोर्स वो कितना आया? माइनस ऑफ डी यू बाई डी आर। क्या आया? माइनस ऑफ डी यू बाई डी आर। ठीक है, अगर इक्विलिब्रियम है, सुनो, इक्विलिब्रियम है तो फोर्स इज इक्वल टू जीरो। फोर्स जीरो यानी डी यू बाय डी आर इज इक्वल टू जीरो, माइनस ऑफ डी यू बाय डी आर इज इक्वल टू जीरो। यानी अगर सपोज आपको यहां पे आर दिया हुआ है, कर्व है, यहां पे एफ दिया हुआ है, और इस टाइप का आपके पास कर्व है, तो डी यू बाई डी आर का मतलब क्या है? स्लोप ऑफ यू वर्सेस आर कर्व। यानी जहां पर फोर्स जीरो होगा, यानी डी यू बाई डी आर जीरो होगा, यानी स्लोप जीरो होगा, वहां पर इक्विलिब्रियम होगा। वहां पर क्या होगा? इक्विलिब्रियम होगा। तो देखिए बेसिकली अगर मैं बात करूं तो ये एक पॉइंट हो गया, यहां पर स्लोप जीरो है। ये दूसरा पॉइंट हो गया, यहां पर स्लोप जीरो है। सपोज ये ए पॉइंट है, सपोज ये बी पॉइंट है, तो यहां पर आर का वैल्यू हो गया आर ए, यहां का आर का वैल्यू हो गया सपोज आर बी। समझ में आ गया? तो ए पॉइंट और बी पॉइंट पर इक्विलिब्रियम होगा क्योंकि यहाँ पे फोर्स जीरो होगा, क्योंकि यहाँ पे स्लोप जीरो है। बट स्टेबल कहां है और अनस्टेबल कहां है? अरे जहां पर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है वहां पर स्टेबल इक्विलिब्रियम है, जहां पर मैक्सिमम है वहां पर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। तो बेसिकली यहां पर इस कंडीशन में पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो गया, यानी यहां पर स्टेबल इक्विलिब्रियम हो गया, यहां पर
अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हो गया। आगे बात समझ में। अब जैसे ये सवाल है, समझिएगा यहाँ पे U इज इक्वल टू ए अपॉन आर स्क्वायर माइनस बी अपॉन आर, पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस आर का रिलेशन दिया हुआ है, ए और बी पॉजिटिव कांस्टेंट है, ठीक है। फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए डिस्टेंस पूछा है, ठीक है। तो देखो U जो हो जाएगा वो हो जाएगा A इंटू आर की पावर -2, ठीक है, माइनस ऑफ बी आर की पावर -1। नीट का पी वाई क्यू है, नीट का पी वाई क्यू, ठीक है। तो सबसे पहले मैं डी यू बाय डी आर निकाल लूं, तो ये हो गया ए, एक्स की पावर एन का डिफरेंशिएशन एन एक्स रेज टू पावर एन -1, तो यानी ये हो जाएगा -2 आर की पावर -2 -1 आर की पावर -3, यानी अरे -2 -1 -3 हो गया ना, यानी -2a अपॉन आर क्यूब माइनस बी आर की पावर -1 यानी -1 आर की पावर -1 यानी आर की पावर -2, यानी ये हो जाएगा आर स्क्वायर। आगे बात समझ में आ गया। तो ये मेरे पास डी यू बाई डी आर आ गया। तो बेसिकली यहाँ पे एक तरह से मैं इसका नेगेटिव कर दूं तो मेरे पास फोर्स भी आ जाएगा। फोर्स जो होगा वो कितना होगा, -डी यू बाई डी आर। ये डी यू बाई डी आर आ चुका है, इसका नेगेटिव कर दूं तो मेरे पास फोर्स आ जाएगा। अब कहां कहां इक्विलिब्रियम होगा जहां पे जीरो होगा, यानी फोर्स जीरो होगा बोले तो डी यू बाई डी आर कितना होना चाहिए, 0, यानी -2a अपॉन आर क्यूब प्लस बी अपॉन आर स्क्वायर इक्वल टू 0। पक्की बात है, ठीक है। तो यहां से हो जाएगा 2a अपॉन आर क्यूब इज इक्वल टू बी अपॉन आर स्क्वायर, इससे ये कट गया, तो जो r का वैल्यू आ गया 2a अपॉन बी, ए की वैल्यू आई है यहाँ पे इस कंडीशन में नीट के लिए, ठीक है, 2a अपॉन बी। अब अगर 2-3 वैल्यूज मेरे पास आती हैं, वैसे यहाँ से काटेंगे नहीं तो r की और वैल्यूज आ सकती हैं क्या, देखो तो क्या होगा यहाँ पे 1 बाय आर स्क्वायर इक्वल टू 1 बाय आर स्क्वायर निकाल लो तो 1 बाय आर स्क्वायर इक्वल टू 0, तो आर का वैल्यू इनफाइनाइट नहीं, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे आप देख रहे हैं अगर मेरे पास 2-4 वैल्यूज आती हैं तो मेरे को d2u बाई डी एक्स स्क्वायर निकालना पड़ेगा, मैक्सिमम मिनिमम पड़ा है, और उन वैल्यूज को उसमें डालना पड़ेगा। जिस वैल्यू के लिए d2u बाई डी एक्स स्क्वायर पॉजिटिव आएगा वहां पे मिनिमा होगा और वहां पे स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। जिस वैल्यू के लिए d2u बाई डी आर स्क्वायर नेगेटिव आएगा वहां पे मैक्सिमा होगा और वहां पे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। यहाँ पे एक ही वैल्यू आई है तो वही आंसर है 2a अपॉन बी। आगे बात समझ में, कोई दिक्कत वाला बात। तो ये होगा स्टेबल इक्विलिब्रियम और ये होगा आपका अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो बेसिकली अब जैसे आपको आर का फंक्शन दिया हुआ है, सपोज जैसे आर का फंक्शन दिया हुआ है आपको फोर्स निकालना है, तो आप बेसिकली क्या करो, डी यू बाई डी आर कर दो। क्या करो, डी यू बाई डी आर कर दो। बट अगर आपके पास मल्टी वेरिएबल फंक्शन दिए हुए हैं, समझो इस चीज को, मल्टी वेरिएबल फंक्शन है, एक्स में भी दिया हुआ है, वाई में भी दिया हुआ है और जेड में भी दिया हुआ है। सपोज जैसे आपको u जो है वो आपको दिया हुआ है फंक्शन ऑफ x, y, z, तो जो आपके पास फोर्स होगा वो होगा माइनस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ u। क्या होगा, माइनस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ u। जो फोर्स होगा वो क्या होगा, माइनस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ u, यानी यहां पे जो आपका फोर्स हो जाएगा F वेक्टर वो हो जाएगा माइनस ऑफ डेल u बाय डेल एक्स आई कैप माइनस ऑफ डेल u बाय डेल वाई जे कैप माइनस ऑफ डेल u बाय डेल z की कैप। डेल u बाय डेल एक्स का मतलब क्या है, पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, यानी y और z को कांस्टेंट मानो, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो। डेल u बाय डेल y का मतलब क्या है, x और z को कांस्टेंट मानो, y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो। डेल u बाय डेल z का मतलब क्या है, x और y को कांस्टेंट मानो और z के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो। तो यानी अगर आपको पोटेंशियल एनर्जी जो है x y z का फंक्शन दी हुई है तो जो फोर्स होगा वो ये होगा। इसका बहुत ही एक इजी सा एग्जांपल करते हैं, फटाफट देखते हैं, देखिएगा भाई ध्यान से। देखो जैसे आपके सामने एक सवाल है, u इज इक्वल टू 20xy अपॉन z, u इज इक्वल टू व्हाट, 20xy अपॉन z, तो फोर्स आपसे पूछा है। तो यार क्या करेंगे आप इसमें, क्या करेंगे, पहले आप x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें y और z कांस्टेंट मान के, यानी पार्शियल डिफरेंशिएशन, फिर y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन और फिर z के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो भाई साहब कैसा हुआ, ध्यान दीजिएगा, देखिए यानी यहां से डेल u बाय डेल एक्स, डेल u बाय डेल एक्स क्या होगा, 20 कांस्टेंट, y कांस्टेंट, z कांस्टेंट और x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 1। ऐसे ही यहां से डेल u बाय डेल y हो जाएगा 20 कांस्टेंट, x कांस्टेंट, z कांस्टेंट, y का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 1, और ऐसे ही डेल u
बाय डेल जेड हो जाएगा 20 कांस्टेंट, एक्स कांस्टेंट, वाई कांस्टेंट, ये कितना है z की पावर -1, x की पावर n का डिफरेंशिएशन होता है एन एक्स रेज टू पावर n -1, y की पावर -1 का डिफरेंशिएशन होगा -1, y z की पावर -1 यानी -1 बाय जेड स्क्वायर, तो ये हो जाएगा -1 बाय जेड स्क्वायर। वहां पे वैल्यू रख दी तो जो f वेक्टर जो आ जाएगा वो हो जाएगा -20 y बाय जेड आई कैप -20 x बाय जेड जे कैप माइनस माइनस प्लस प्लस 20 एक्स वाई अपॉन जेड स्क्वायर, ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, समझ में आया? तो इस टाइप से आप अगर पोटेंशियल एनर्जी दी हुई है तो आप सवाल कर सकते हैं। सॉरी, यहां पे साथ में की कैप भी आएगा, ये आ गया आपका साथ में की कैप। थैंक यू बेटा बताने के लिए। ठीक है, जल्दी आगे समझते हैं। चलिए एक और सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल आगे आपको दिया हुआ है, u इज इक्वल टू 8x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 400, फाइंड द पोजीशन फॉर द इक्विलिब्रियम। फाइंड द पोजीशन फॉर द इक्विलिब्रियम, यानी इक्विलिब्रियम के लिए आपको पोजीशन फाइंड करनी है। ठीक है, तो सब यार यहाँ पे तो x y z तीन का फंक्शन है ही नहीं, तो जो फोर्स हो जाएगा, फोर्स जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, F होगा माइनस ऑफ डी यू बाय डी एक्स। जहां फोर्स जीरो का वहां पे, जहां पे फोर्स जीरो का वहां पे इक्विलिब्रियम हो जाएगा, या डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो कर दूं तो यहां से डी यू बाई डी एक्स जो हो जाएगा वो हो जाएगा 8x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 16x माइनस 4 इज इक्वल टू जीरो कर दूं तो यहां से 16x इज इक्वल टू आ गया 4, तो यानी x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 4 बाय 16 यानी 1 बाय 4, यानी ये हो जाएगा 0.25 मीटर, यानी ये हो जाएगा 0.25 मीटर। तो ये था आपका पोटेंशियल एनर्जी का खेला। ठीक है, आई होप कि आपको पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आगे हम लोग समझते हैं पावर क्या होता है। आगे हम लोग समझते हैं पावर क्या होता है। तो देखिए पावर समझिए, देखिए पावर क्या है। पावर, देखिए पावर क्या है, ऐसा बोलते हैं रेट ऑफ डूइंग वर्क। क्या बोलते हैं, रेट ऑफ डूइंग वर्क, यानी P इज इक्वल टू W अपॉन टी। P इज व्हाट, W अपॉन टी। वर्क की यूनिट क्या हो गई जूल, टाइम की यूनिट क्या हो गई सेकंड, जूल पर सेकंड को हम लोग बोलते हैं वॉट, जूल पर सेकंड को हम लोग क्या बोलते हैं वॉट, यानी रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नॉन एज पावर बेसिकली। ठीक है, यूनिट टाइम में वर्क या यूनिट टाइम में एनर्जी। ठीक है, और ये एक स्केलर क्वांटिटी है। क्या ये एक स्केलर क्वांटिटी। ठीक है साहब, बहुत ही अच्छी बात, ध्यान दीजिएगा आप। देखिए इंस्टेंटेनियस पावर देखें, ध्यान समझिएगा, इंस्टेंटेनियस पावर, इंस्टेंटेनियस पावर, सही ना स्पेलिंग, ठीक है। इंस्टेंटेनियस पावर जो है वो है क्या है बेसिकली, P इज इक्वल टू डी डब्ल्यू बाय डी टी। ठीक है, यहां से D बाय डी टी क्या मैंने, W जो होता है वो होता है F वेक्टर डॉट S वेक्टर या X वेक्टर, एक ही बात है। अगर आपका फोर्स कांस्टेंट है, अगर आपका फोर्स कांस्टेंट है तो यहां से फोर्स आ जाएगा बाहर, ये हो जाएगा डी एक्स वैक्टर, डी एक्स बाई डी टी क्या हो जाएगा v, तो यहां से पावर हो जाएगा f वेक्टर डॉट v वेक्टर, पावर हो जाएगा f वेक्टर डॉट v वेक्टर। ठीक है, तो ये होगा आपका इंस्टेंटेनियस पावर। ठीक है, आपकी एक यहां पर जो यूनिट है, एक यूनिट काम में आती है हॉर्स पावर, अश्व शक्ति। तो 1 हॉर्स पावर कितना होता है, जल्दी बोल। ये देखो याद है, कॉपी में से देख के बता। 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वॉट, यानी अगर आपको पूछा जाए, अगर वॉट में अगर आपको पूछा जाए और हॉर्स पावर में आपको पूछा, तो ये कॉम्बिनेशन से हम लोग काम में करने वाले हैं। अब देखिए कुछ नीट के पीवाईक्यूज जो पावर में हम लोग, पावर के सवाल आए हैं नीट पीवाईक्यूज। चलो देखते हैं सवाल क्या बेटा, नीट पीवाईक्यूज ये ना।
जैसे एक सवाल ये रहा, क्या बोल रहा है ये, सवाल पढ़े, सवाल कर, सवाल कर, सवाल पढ़े फटाफट। सवाल क्या कह रहा है? at any instant t at any instant t the displacement of any particle is given by 2t minus 1 under the influence of the force 5 newton, the value of instantaneous power। अरे यार अभी करवाया, बहुत ही इजी सा सवाल है, कोई दिक्कत वाला बात है ही नहीं। आपको x दिया हुआ है 2t minus 1, x क्या दिया हुआ है here x is equal to 2t minus 1 है, x is equal to 2t minus 1। मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं तो ये हो जाएगा dx by dt is equal to 2 into 1 minus 0, तो बोलिए हो गया 2। ये हो जाएगा वेलोसिटी आपका 2 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब फोर्स कितना दिया हुआ उसने? फोर्स दिया हुआ है 5 न्यूटन, एंगल वैंगल कुछ दिया हुआ नहीं है, तो जो पावर हो जाएगा वो हो जाएगा F इंटू वी, यानी 5 इंटू 2 बोले तो 10 वॉट, बोले तो 10 वॉट। आगे बात समझ में? बहुत ही इजी सा हलवा सा लल्लू लाल सा सवाल था, नीट का पीवाईक्यू था, ठीक है, ऐसे नहीं, इजी था। अगला सवाल देखिए नीट का क्या कह रहा है, ये भी पीवाईक्यू है, सारे पीवाईक्यूज है भाई ये। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या कह रहा है? एन इलेक्ट्रिक लिफ्ट विद अ मैक्सिमम लोड ऑफ 2000 kg is moving up with a constant speed of 1.5 meter per second. The frictional force opposing the motion is 3000 Newton. Okay. The minimum power delivered by the motor to the lift in watts. Okay. क्या कह रहा है भाई ये कह रहा है एक इलेक्ट्रिक लिफ्ट है, उसमें मैक्सिमम लोड जो हो सकता है 2000 kg हो सकता है, लिफ्ट प्लस पैसेंजर का है, यानी से इन 2000 kg को उठा के ऊपर लेके जाना है, बट साथ में फ्रिक्शन भी लग रहा है 3000 न्यूटन, फ्रिक्शन भी लग रहा है 3000 न्यूटन। ये बोल रहा है मिनिमम पावर कितनी दे वो कि ऐसा वो काम कर सके। यार एक बात बताओ, ये लिफ्ट है ना, इसमें ऑलरेडी 2000 kg है, 2000 kg है, यानी 2000 जी फोर्स तो ऑलरेडी नीचे लगने वाला है। जब लिफ्ट अगर ऊपर जाएगी तो जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो कितना लगने वाला है? 3000 न्यूटन, तो ये 3000 न्यूटन और नीचे लगने वाला है। समझ में आया? तो यार इतना ही फोर्स अगर मैं ऊपर लगाऊं, इतना ही फोर्स, मिनिमम इतना फोर्स तो लगाना पड़ेगा, मिनिमम इतना फोर्स तो लगाना पड़ेगा, इससे ज्यादा लगाएंगे तो अच्छी बात है, इतना तो लगाना ही पड़ेगा, वो मिनिमम फोर्स होगा। तो जो एफ मिनिमम होने वाला है मेरा, एफ मिनिमम जो होने वाला है, एफ मिनिमम कितना होने वाला है? एफ मिनिमम ये कितना है? 20000, 2000 जी, 2000 जी कितना होना चाहिए? 20000 प्लस 3000 यानी 23000 न्यूटन। मिनिमम फोर्स कितना लगाने वाले हैं हम लोग? 23000 न्यूटन। और कितनी वेलोसिटी से ऊपर लेके जाए भाई इसे? कितनी वेलोसिटी से ऊपर लेके जाए? 1.5। तो जो पावर होगी, मिनिमम पावर, वो होगी एफ, मिनिमम पावर जो होने वाली है एफ मिनिमम मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी। तो यहां से जो मिनिमम पावर लगाएंगे हम लोग, कितनी लगाने वाले हैं? वो लगाने वाले हैं हम लोग 23000 इंटू 1.5, 23000 इंटू 1.5। कैलकुलेट कर लीजिएगा कि आंसर क्या आ रहा है। जल्दी कर, जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो। ठीक है, तो ऑब्वियस ही बात है, थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये जो आंसर आया वो आया 34,500 वॉट, 34,500 वॉट। ठीक है, इजी सा क्वेश्चन था। चलिए अगला सवाल करते हैं। अगले सवाल पे ध्यान दीजिए, ये भी आपका पावर का ही सवाल है, जल्दी कीजिए। देखिए सवाल क्या कह रहा है, सवाल को ध्यान से पढ़ते हैं। वाटरफॉल्स फ्रॉम अ हाइट ऑफ 60 मीटर एट द रेट ऑफ 15 kg पर सेकंड टू ऑपरेट द टरबाइन। एक टरबाइन है, उस टरबाइन को मुझे घुमाना है, तो टरबाइन पे पानी गिर रहा है, टरबाइन में पानी गिर रहा है कितने ऊपर से? 60 मीटर से। कितने ऊपर से? 60 मीटर से। और पानी गिरने की जो रेट है वो है 15 kg पर सेकंड, यानी एक सेकंड में 15 किलोग्राम पानी वहां पर गिर रहा है। आगे बात समझ में? द लॉसेस ड्यू टू द फ्रिक्शनल फोर्स आर 10% ऑफ द इनपुट एनर्जी, यानी उसको कुछ एनर्जी मिल रही होगी, वो एनर्जी जो है उसमें 10% लॉस हो जाता है। तो जो क्या बोल रही है, टरबाइन कितनी पावर जनरेट कर रहा है, यानी जो टोटल एनर्जी जो मिल रही है, जो टोटल पावर मुझे मिल रही है, उसका 10% माइनस करने के बाद जो बचा वो मुझे मिल रहा है। आगे बात समझ में? तो देखिए ध्यान से समझिएगा, ध्यान दीजिए, कॉन्सेप्ट समझिए। ये यहां पर ये टरबाइन है, यहां से ये पानी इस पे गिर रहा है। ठीक है, मैंने बोला m मास का पानी गिरा टी टाइम में, मैंने बोला m मास का पानी गिरा टी टाइम में, तो जो वर्क डन हुआ वो कितना हुआ? mgh। वर्क डन जो हुआ वो कितना हुआ? mgh। यानी लेट m
मास ऑफ वाटर फॉल्स इन टाइम टी, टी टाइम में एम मास फॉल हुआ, तो जो पावर हो जाएगी वो हो जाएगी वर्क अपॉन टाइम W। वर्क कितना हुआ, m मास अगर गिर रहा है h हाइट, तो वर्क डन कितना होगा mgh, तो ये हो जाएगा mgh अपॉन t। यहां से हमारे पास m बाई टी इंटू जी एच, एम बाई टी हमें दिया हुआ है, m बाई टी हमें दिया हुआ है केजी पर सेकंड वो कितना है 15, तो ये हो जाएगा 15 इंटू जी हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 60, तो ये हो जाएगा 15 6 90, तो आपके पास आ गया ये 9000 वॉट। कितना आ गया ये 9000 वॉट। क्या बोल रहा है, लॉसेस कितने हैं, क्या बोला इसने, लॉसेस कितने हैं 10%, हमें कितना मिल रहा है 90%, हमें कितना मिल रहा है 90%, यानी आउटपुट जो है भाई, जो आउटपुट है वो है 90% ऑफ इनपुट, ये इनपुट है, आगे बात समझ में, तो ये हो गया 9000 का 90%, यानी ये 8100, कितना आ गया 8100, यानी इसे मैं लिख सकता हूं 8.1 इंटू 10⁻³ वॉट, यानी ये हो जाएगा 8.1 किलोवाट। बहुत ही इजी सा सवाल था, नीट पीवाईक्यू था। चलिए अगले नीट पीवाईक्यू में समझते हैं, समझ में आया, अगले नीट पीवाईक्यू में चलते हैं, जल्दी से ध्यान दीजिए। अगला सवाल देखिए आपके सामने, अगला सवाल है, अच्छे से समझिए उसको। देखिए सामने एक सवाल है, क्या कह रहा है, अ बॉडी ऑफ मास 1 kg, अ बॉडी, नीट का पीवाईक्यू है, अ बॉडी ऑफ मास 1 kg बिगिंस टू मूव अंडर द एक्शन ऑफ द टाइम डिपेंडेंट फोर्स एफ दिया हुआ है इसने, ठीक है, एंड आई एंड जे आर यूनिट वेक्टर्स along x and y axis, what power will be developed by the force, what power will be developed by the force। ठीक है, आपके पास फोर्स तो है, पावर मुझे चाहिए, तो मेरे को वेलोसिटी भी और मिल गई, तो f डॉट v कर दूंगा मैं। तो बेसिकली मैं क्या कर रहा हूं, मेरे पास f क्या होता है, f इज इक्वल टू एम ए वैक्टर, आपको पता है यहां पे m जो है वो है ओनली 1 kg, तो जो a वेक्टर हो जाएगा वो f वेक्टर के बराबर हो जाएगा, तो a वेक्टर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 2t आई कैप प्लस 3t स्क्वायर जे कैप। नीट का पीवाई क्यू है ये एक्सेलरेशन हो जाएगा। एक्सेलरेशन को मैं क्या लिख सकता हूं, dv वेक्टर बाय dt, तो यहां से जो dv वेक्टर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2t dt आई कैप प्लस 3t स्क्वायर dt जे कैप, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। आई बात समझ में, तो मैंने क्या किया, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दिया, तो v वेक्टर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2, ये हो जाएगा t स्क्वायर बाय 2 प्लस 3, ये हो जाएगा सॉरी आई कैप भी है यहाँ पे, आई कैप को कैसे भूल सकते हैं हम लोग, यहाँ पे ये हो गया 2 t स्क्वायर बाय 2 आई कैप प्लस 3 t क्यूब बाय 3 जे कैप, गया 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 गया, तो यहां से जो v वेक्टर आ जाएगा वो हो जाएगा t स्क्वायर आई कैप प्लस t क्यूब जे कैप। ठीक है, ये मेरे पास आ गया वेलोसिटी। जो पावर होगी वो क्या होगी, पावर होगी f वेक्टर डॉट v वेक्टर, तो यहां से जो पावर हो जाएगी ये रहा मेरे पास f वेक्टर a x डॉट बी एक्स प्लस ए वाई डॉट बी वाई। ठीक है, तो 2t इंटू टी स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 2t इंटू टी स्क्वायर, 2t क्यूब 3t स्क्वायर प्लस t की पावर 3 यानी 3t रेस टू पावर 5, ये आ जाएगी पावर। ऐसा ऑप्शन है 2t क्यूब प्लस 3t रेस टू पावर 5 वॉट। इजी था, इजी था। हाँ ठीक है, नीट वालों के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला था, अच्छी बात है। ठीक है, तो ये थे आपके पावर के क्वेश्चन। और कोई क्वेश्चंस बचे हैं क्या, देखो समझ में आया बेटा। ये एक सवाल इसको देख लीजिए, ये क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है, इसको भी देख लीजिए फटाफट। देखिए क्या कह रहा है सवाल, अ पार्टिकल मूव्स अलोंग मूव्स विद अ वेलोसिटी दी हुई है, फोर्स दिया हुआ है, इंस्टेंटेनियस पावर। अरे यार डॉट प्रोडक्ट निकालना है, कुछ नहीं करना है ना, ये नीट का पीवाईक्यू है। ये भी यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट निकालना है, सीधा सीधा आपको वेलोसिटी दी हुई है और आपको फोर्स दिया हुआ है, डॉट प्रोडक्ट निकाल देंगे तो 10 इंटू 5 कितना हो जाएगा
50, ये हो जाएगा 10 इंटू -3 -30, ये हो जाएगा 20 इंटू 6, कितना हो जाएगा प्लस, कितना हो जाएगा 20 इंटू 6 यानी हो जाएगा 120, ऐसा ही है। तो ये होगा 120, 50 माइनस 30 कितना हो गया 20, 120 प्लस 20 कितना हो गया 140 वॉट। तो बहुत ही इसका आंसर इजी सा था, 140 वॉट, बहुत ही आसान सवाल था ये। ठीक है, समझ में आया। और कोई सवाल बचेगा नीट का PYQ? और कोई नीट का PYQ बचा है क्या भाई? ये क्या है सवाल, देख लें, इसको भी देख लें, क्या बोल रहा है ये सवाल, पढ़ लें एक बार, ध्यान से पढ़ लें। 140 क्या बोल रहा है ये? A ball is thrown vertically downwards from the height of 20 meter with initial velocity v naught. It collides with the ground, loses 50% of its energy in collision and rebounds to the same height than initial velocity v naught is. Okay, अरे यार क्या बोला इसने? A ball is thrown vertical downwards from the height of 20 meter with an initial velocity v naught. ठीक है, v naught से एक बॉल को फेंका, ठीक है, it collides with the ground, ठीक है, losses 50% of its energy, losses 50% of its energy in collision and rebounds to the same height the initial velocity v naught. आपको v naught फाइंड करना है। सवाल समझ लेते हैं क्या कह रहा है सवाल, ध्यान दीजिए सवाल क्या कह रहा है। चलिए देखिए सवाल क्या बोल रहा है। A ball is thrown vertically downwards from the height of 20 meter with initial velocity v naught. It collides with the ground, losses 50% of its energy in collision and rebounds to the same height the initial velocity v naught. क्या बोल रहा है सवाल? सवाल कह रहा है ये ग्राउंड है, यहां पर एक बॉल है जो 20 मीटर हाइट पर है और इसको मैंने यहां से v नॉट से फेंका है, ठीक है। तो यार इस पॉइंट पर इसकी कुछ ना कुछ एनर्जी होगी, इस पॉइंट पर इसकी कुछ ना कुछ एनर्जी होगी और वो होगी हाफ mv नॉट स्क्वायर प्लस mg20, हाफ mv नॉट स्क्वायर प्लस mg20। ये यहां पहुंचा, ये यहां पहुंचा, ठीक है। तो टकराने से पहले एनर्जी कंजर्व आएगी, एनर्जी कंजर्वेशन होगा, एनर्जी कंजर्वेशन होगा नहीं होगा? तो जितनी एनर्जी यहां है टकराने से पहले भी उतनी ही एनर्जी होने वाली है, टकराने के बाद उस एनर्जी का हाफ होने वाला है, टकराने के बाद उस एनर्जी का हाफ होने वाला है, यानी यहां पर इसकी कुछ है टोटल एनर्जी TE, ठीक है। जस्ट टकराने से पहले 20 की एनर्जी TE ही रहने वाली है, टकराने के बाद ये ऊपर निकली TE/2 से और वापस सेम हाइट तक पहुंच गई, तो यहां पर इसकी एनर्जी क्या होगी वो देख लेते हैं, यहां पे इसकी एनर्जी क्या होगी वो देख लेते हैं, ठीक है। तो एक बात देख लेते हैं, ध्यान समझ लीजिए सवाल को। देखो जो TE होगी वो होगी हाफ ऑफ mv नॉट स्क्वायर प्लस mg20, यही एनर्जी टकराने से पहले होगी। ये आफ्टर कोलिजन इसकी एनर्जी हो जाएगी TE/2, ठीक है। अब ये यहां से यहां पहुंचा तो यहां पर इसकी एनर्जी मैंने बोल दी TE1, एनर्जी कंजर्वेशन लगा दूं, यानी TE/2 किसके बराबर होना चाहिए TE1 के, और यहां पर उसका जो फाइनल वेलोसिटी वो कितना हो जाएगा 0, यही बोला सवाल ने। वापस 20 मीटर हाइट तक पहुंचे और वापस का फाइनल वेलोसिटी कितना हो गया 0। तो बेसिकली क्या करूं मैं यहां से यहां और यहां के लिए एनर्जी कंजर्वेशन लगा दूं, यानी TE/2 इज इक्वल टू TE1, पक्की बात है। तो देखिए TE कितना था 1/4 mv नॉट स्क्वायर प्लस mg20/2 बोले तो 10, ठीक है। वहां TE1 जब यहां पहुंच गई तो सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी होगी और वो कितनी होगी mg20, और काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी वहां पर 0। आगे बात समझ में? तो यहां से भैया यहां से mv नॉट स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल टू mg इंटू 10, ये गया, तो यानी v नॉट स्क्वायर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 400। तो यहां से जो मेरे पास v नॉट आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 20 मीटर पर सेकंड। ऑप्शन डी सही है। इजी था, बहुत ही इजी सवाल था। अगले सवाल पे चलते हैं। तो कुल मिला के इस सवाल में आपको एनर्जी कंजर्वेशन लगाना था, बट अलग अलग पार्ट में, क्योंकि बीच में लॉस भी हो गया है, ठीक है। तो अपन लोगों ने स्मार्टली यहां पे एनर्जी कंजर्वेशन लगा लिया। अगले PYQ पे चलते हैं। अच्छा, अगला PYQ जो है वो आपका
वर्टिकल सर्कुलर मोशन का है। ठीक है, देखिए वर्टिकल सर्कुलर मोशन एक खुद में एक बहुत बड़ा सा आर्टिकल है जिसको पढ़ाने में टाइम लगता है, और ये मैं पढ़ा भी चुका हूं। अगर आप इसी चैनल पे देखेंगे तो मेरा पूरा वर्टिकल सर्कुलर मोशन का आपको एक पूरा का पूरा एक वीडियो मिल जाएगा। अभी अपन उतना डीप में नहीं जाते, अभी अपन मोटी मोटी बात कर लेते हैं कि आपके सवाल कहां से बनते हैं। जैसे आपका ये कोई सर्किल पे कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, सपोज एक पेंडुलम है, ठीक है, वो पेंडुलम ऐसे है, ये हो गया आपका रेडियस आर, वो अभी वर्टिकल सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है, ऐसे वर्टिकल सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है, तो उसकी सपोज लोएस्ट पॉइंट पर जो स्पीड है वो है v, लोएस्ट पॉइंट पे स्पीड जो है वो v है। अब यहाँ पे अलग अलग कंडीशन पूछी जाती हैं कि अगर वो ऑब्जेक्ट जो है पूरा का पूरा वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट करे तो जो लोएस्ट पॉइंट पर जो स्पीड है वो कितनी होनी चाहिए। तो आप मोटा मोटा सीधा याद रखिए, लोएस्ट पॉइंट पर जो क्रिटिकल वेलोसिटी या स्पीड होनी चाहिए वो होनी चाहिए √5 यानी वो यहां पर पहुंच जाए। इससे पहले अगर उसकी कहीं टेंशन खत्म हो गई तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन छोड़ देगा, बट अगर टॉप मोस्ट पॉइंट पर एक पल को उसकी टेंशन 0 भी हो जाए तो भी सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर लेता है। तो जो v है वो होना चाहिए आपका √5 ये सारा प्रूव किया हुआ है मैंने, निकाला हुआ है, एक आप लॉन्ग लेक्चर में देख सकते हैं। ठीक है, तो सवाल में क्या बोल रहा है, व्हाट इज द मिनिमम वेलोसिटी विथ व्हिच अ बॉडी ऑफ मास m मस्ट बी एंटर अ वर्टिकल लूप ऑफ रेडियस r सो दैट इट कैन कंप्लीट द लूप। ऑब्वियसली बात है, लोएस्ट पॉइंट पर जो वेलोसिटी होनी चाहिए कितनी होनी चाहिए, √5gr। ये एक सीधा सीधा आप याद रख सकते हैं, पूरा का पूरा लेक्चर आप देख सकते हैं इसी चैनल पे। ठीक है, आगे बात समझ में। एक सवाल और है इसी कॉन्सेप्ट का, वो भी देख लीजिए। सवाल पढ़िएगा, सभी लोग सवाल पढ़ें, सवाल पढ़ें, ध्यान से सवाल पढ़ें। देखिए क्या कह रहा है सवाल, देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल क्या कह रहा है, देखिए अ बॉडी इनिशियली एट रेस्ट एंड स्लाइडिंग अलोंग अ फ्रिक्शनलेस ट्रैक ऑफ अ हाइट h as shown in figure just complete the vertical circle of the diameter is d, the height of the is equal to। यार देखो सीधी बात, ये है h, यहां पर ये, यहां पर पार्टिकल है, यहां पर स्लाइड करता हुआ यहां पहुंचा। मैंने बोला जब यहां पहुंचा तो इसका स्पीड जो है वो v है, इसका स्पीड जो है वो v है। तो मैं पहले इस पॉइंट को मैंने बोल दिया c, इस पॉइंट को मैंने बोल दिया c, क्या बोला c। तो मैंने क्या लगा दिया, एनर्जी कंजर्वेशन बिटवीन c एंड a, कहा बिटवीन c एंड a, एनर्जी कंजर्वेशन बिटवीन c एंड a। तो देखिए यहां पर वो रेस्ट से गया है तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी mgh, काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी 0। जब ए पॉइंट पर पहुंच गया है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ mv², बस पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी 0। ठीक है, तो वो हो जाएगा हाफ ऑफ mv² प्लस पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी 0। m से m कट गया तो जो v हो जाएगा वो हो जाएगा √2gh। ठीक है, v इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, √2gh। अब अगर इसको यहां पर सर्कुलर मोशन कंप्लीट करना है तो v जो होना चाहिए किसके बराबर होना चाहिए, √5rg, √5rg, यानी v जो होना चाहिए वो होना चाहिए √5rg। आपने को रेडियस तो नहीं दिया हुआ, आपने को रेडियस नहीं दिया हुआ, आपने को डायमीटर दिया हुआ, तो आर की जगह क्या लिख सकता हूं मैं, d/2, यानी ये होना चाहिए √5 d/2 इंटू g इज इक्वल टू √2gh। आगे बात समझ में, रूट हटा दिया मैंने और g से g कैंसिल हो गया, तो यहां से 5 h कैंसिल कर दिया, क्या बहुत होता है मेरे साथ ऐसा, पता है ठीक है, तो यहां से g से g कैंसिल हो गया तो ये हो गया 5 d/2 इज इक्वल टू 2h, यानी यहां से जो h हो जाएगा वो हो जाएगा 5d/4। ऐसा आंसर है क्या, यस ये है गया 5d/4। So this is all about NLM, friction, work power energy and end of the part 1 mechanics। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं सेकंड पार्ट लेके जो थोड़ा ज्यादा भयानक होने वाला है, जिसमें मैं कंप्लीट करूंगा पूरा का पूरा सर्कुलर सेंटर ऑफ मास एंड रोटेशनल मोशन। प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नीट फोड़ के आइए।